हाय एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। होपफुली सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि गेट के एग्जाम में, गेट 2025 के एग्जाम में बहुत ही लिमिटेड टाइम बचा हुआ है। ठीक है, 3 महीने के आसपास टाइम बचा हुआ है। अब इसमें एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। आप लोग अपने साइड से तो मेहनत कर ही रहे होगे, उसमें से बेटा मैं जस्ट आप लोगों की कुछ हेल्प करने वाला हूं, कुछ आप लोगों को एडिशनली चीजें प्रोवाइड करने वाला हूं फ्री में। तो आप लोग यहां पे देख पा रहे होंगे, ये बेटा मास ट्रांसफर ऑपरेशन केमिकल इंजीनियरिंग के लिए बेटा 15 डेज का फ्री क्रैश कोर्स हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, राइट। सभी लोग इस सीरीज को कंटिन्यूअसली फॉलो करेंगे, रेगुलर रहेंगे। इस सीरीज के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। बेटा जो ये मास ट्रांसफर ऑपरेशन की हम लोग सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, इस सीरीज में कंप्लीट मास ट्रांसफर ऑपरेशन आप लोगों को कवर करवाया जाएगा, डोंट वरी। इस सीरीज में आप लोगों के क्वेश्चंस भी करवाए जाएंगे और पूरी थ्योरी भी कंप्लीट करवाई जाएगी। 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर के 11 चैप्टर ही आप लोगों को कंप्लीट करवाए जाएंगे। डिफ्यूजन से हम लोग स्टार्ट करेंगे और मेम्ब्रेन सेपरेशन जो एडिशनल टॉपिक था वहां पे जाके हम लोग एंड करेंगे। हर एक चैप्टर, हर एक चीज बहुत ही प्रॉपर तरीके से यहां पे करवाई जाएगी। बस कंडीशन यही रहेगी कि हम लोग बड़े बड़े डेरिवेशंस को स्किप करेंगे, पॉइंट वाइज सारी थ्योरी हम लोग करने वाले हैं। ये सीरीज किन बच्चों को करना चाहिए? ये सीरीज हर एक स्टूडेंट को करना चाहिए जो गेट 2025 राइट करने वाला है। जो बच्चा गेट 2025 लिखने वाला है और मास ट्रांसफर जैसे स्कोरिंग सब्जेक्ट को तो आप लोगों को कंप्लीट करना ही है। लिमिटेड टाइम पे हम लोग करने वाले हैं, आप लोगों को मैंने बता दिया है। इसी टाइम पर 7 बजे बेटा ये डेली क्लास आप लोगों की रहेगी। बस कंडीशन यही रहेगी कि आप लोग डेली बेटा लाइव अटेंड करेंगे, तभी ये बीच के लेक्चर्स आप लोगों को स्किप नहीं मिलेंगे। तो आप लोगों को ऐसा नहीं होगा कि बीच में ये सीरीज बंद कर दी जाएगी। मैं चाहता हूं कि सभी लोग रेगुलर रहें, लाइव अटेंड करें। मेरे साइड से रिकॉर्डेड लेक्चर आएंगे, लेकिन आपको अपने एंड से बेटा लाइव ही करना है। डेली बेसिस पर आप 7 बजे आ जाओ, फ्री होके बैठ जाओ। 1.5 घंटे का लेक्चर चलेगा, 90 मिनट का एवरी सेशन रहने वाला है। कंप्लीट यहां पे बेटा आप लोगों का कोर्स करवाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बस आपको क्या काम करना है, अपने साइड से 100% एफर्ट डालना है और डेली बेसिस पर आपको बेटा लाइव क्लास ही करनी है, तभी आप कंप्लीट कर पाओगे। इनकेस आपने ये सोचा मैं रिकॉर्डेड इसको बाद में कर लूंगा, पहले लेक्चर हो जाए, तो फिर बेटा चीजें नहीं हो पाती हैं। ट्रस्ट में चीजें नहीं हो पाती हैं। तो आप लोग ट्राई करेंगे कि सभी लोग लाइव ही लेक्चर्स को करेंगे, राइट। कुछ भी हो जाए, 1.5 घंटे आपको बैठना है। भले ही सेशन में 5 बच्चे क्यों ना देखें, 10 बच्चे क्यों ना देखें, लेकिन आपको डट के बैठना है, क्योंकि कंटेंट में कमी नहीं होगी। स्ट्रेंथ में आप लोगों की कमी हो सकती है, लेकिन कंटेंट उसी एनर्जी के साथ मिलेगा जब तक ये बेटा आप लोगों का सब्जेक्ट एंड नहीं हो जाता है, राइट। तो इस सब्जेक्ट को प्रॉपर तरीके से यहां पे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बस 2 से 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो आप लोग सुन लो बेटा। कुछ चीजें हैं वो यहां पे मैं आप लोगों को बता देता हूं। यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे, गेट 2025 के लिए जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहा है और अनअकैडमी उसको बेटा प्लस लेना है, लाइक अदर सब्जेक्ट उसको जल्दी से कंप्लीट करने हैं। अभी मेरा स्टार्ट होने वाला है, प्लांट डिजाइन इकोनॉमिक्स और मैकेनिकल ऑपरेशन स्टार्ट होगा। इसके साथ साथ आप लोगों के करंट टाइम पे जो बेटा अभी आप लोगों का चल रहा है, फ्लूइड मैकेनिक्स आपका देवेंद्र पुनिया सर का चल रहा है। तो ये क्रैश कोर्स आपको प्लस से करने हैं, सारे सब्जेक्ट करने हैं। तो अनअकैडमी ऑफर अभी आप लोगों को बेटा प्रोवाइड कर रहा है 5,999 में, जहां पे 3+1 मंथ का बेटा आप लोगों को एक्सटेंशन मिल रहा है। आप रेफरल कोड यूज कर लेंगे MR100 और इस कोड को यूज करते हुए आप लोग बेटा अनअकैडमी प्लस या आइकॉनिक कुछ भी आपको ज्वाइन करना है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यहां पे जस्ट बेटा मैं आप लोगों से बात करूंगा, जो भी स्टूडेंट टारगेट कर रहे हैं गेट 2026 के लिए प्लान कर रहे हैं, तो 26 के लिए प्लान कर रहे होंगे, तो यहां पे बेटा 15 मंथ का जो फीस है वो है 14,999। जिन बच्चों का टारगेट लंबा है 2026, वो लोग बेटा 15 महीने का कोर्स लेकर अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। रेफरल कोड डाल देंगे MR100, ठीक है। इस रेफरल कोड को डालते ही आप लोग बेटा कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। और जैसे ही आप कोर्स को ज्वाइन करते हो, मेरे से एक बार डिस्कस कर लेंगे। यहां पे बेटा कमेंट बॉक्स में आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, ओके। इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे और मेरे से आप लोग बात करके ही आगे कंटिन्यू करेंगे। रेफरल कोड यहां पे देखो पड़ा हुआ है MR100, सारे फीचर्स आप लोगों को मिल जाएंगे। जैसे ही आप लोग इस कोड को यूज करते हैं तो आप मेरा गाइडेंस ले पाते हैं, ओके, ले सकते हैं। आप लोगों को एक डेडिकेटेड ग्रुप मिलेगा जहां पे अपनी डेली बेसिस पर आप लोग अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। और बेटा जब भी आपकी गेट की रैंक आ जाएगी, उसके बाद जो काउंसलिंग वाला पार्ट होगा वो मैं पूरा आप लोगों का हैंडल करूंगा। तो यूज द कोड MR100 एंड अनअकैडमी प्लस आप लोग ज्वाइन करो। और यहां से आपको बेटा कोई भी दिक्कत रहती है तो मेरे से आप लोग बात करके आप लोग आगे अपना प्लान को भी रेडी कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप लोग चीजों को फॉलो कर सकते हैं। फिलहाल यहां पे हम लोग बेटा क्रैश कोर्स की बात करना स्टार्ट करते हैं। यहां पे हम लोग क्रैश कोर्स के बारे में श्री गणेश करने जा रहे हैं, तो इस सीरीज को आप लोग सभी लोग फॉलो करेंगे प्रॉपर तरीके से, ठीक है। चलो फिर हम लोग बेटा यूनिट 1 से स्टार्ट करेंगे और कंटिन्यूअसली हम लोग इसको आगे तक लेकर जाएंगे, ठीक है। एंड तक आप लोगों को देखना है, रेगुलर रहना है, बने रहना है, डटे रहना है और मजबूती के साथ आप लोगों को बेटा आगे बढ़ना है, ठीक है। चलो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद जस्ट बात करूंगा कौन कौन से टॉपिक आप लोगों के मैंने कवर करवा दिए इस रिवीजन सेशन में। आप लोगों का यहाँ पे डिफ्यूजन कवर हो चुका है,
मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट आप लोगों का कवर हो चुका है, एब्जॉर्प्शन कवर हो गया है, ड्राइंग कवर हो गया है, ठीक है। रनिंग में आप लोगों का डिस्टिलेशन चल रहा है, जो कि आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलो, तो बेसिक बात हम लोगों ने कर ली थी, थोड़ा लेक्चर आप लोगों का फास्ट रहेगा, तो बेसिक डेफिनेशन की बात कर ली थी कि डिस्टिलेशन का क्या मतलब है, क्या मीनिंग है, क्या मैकेनिज्म है, इसकी बात हम लोगों ने कर ली थी, ठीक है। एप्लीकेशंस की बात कर ली थी, एक हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन वाले पार्ट की बात कर ली थी। इसके बाद बेसिक टर्म हम लोगों ने सीख लिए थे कि मोर वोलेटाइल कंपोनेंट कौन से होते हैं, लेस वोलेटाइल कंपोनेंट कौन से होते हैं, इनकी बात हम लोगों ने कर ली थी। इसके बाद आप लोगों ने रिलेटिव वॉलेटिलिटी की बात कर ली थी कि रिलेटिव वॉलेटिलिटी किस तरीके से प्रेशर के साथ वेरी करता है, अल्फा प्रेशर के साथ कैसे वेरी करता है, ठीक है, वाई के साथ कैसे वेरी करता है, इसका बेसिक फार्मूला क्या होता है, जो रिलेटिव वॉलेटिलिटी होती है वाई के टर्म में कैसे लिखते हैं, इसकी बात हम लोगों ने यहाँ पे कर ली थी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ द प्रेशर भी हम लोगों ने देख लिया था डिफरेंट डिफरेंट रिलेटिव वॉलेटिलिटी पर, और डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर पर किस तरीके से आपका इक्विलिब्रियम डायग्राम शिफ्ट हो रहा था। चलो भाई, इसके बाद आप लोगों ने फ्रैक्शनेटेड डिस्टिलेशन कॉलम की बात करना स्टार्ट करी थी, तो आपने रेक्टिफाइंग सेक्शन और स्ट्रिपिंग सेक्शन की ऑपरेटिंग लाइन विद स्लोप एंड ग्राफिकल एनालिसिस की बात कर ली थी, ठीक है। लास्ट टाइम पे हम लोगों ने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख लिया था, किस तरीके से स्लोप आ रहा था, कैसे इंटरसेप्ट आ रहा था, ठीक है, कहां पे कट कर रहा था, इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी हो रही थी, स्लोप की वैल्यू के साथ हम लोगों ने बात कर ली थी, किस तरीके से लाइन ड्रॉ कर रहे थे एक्स वाई डायग्राम पर, इसकी अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट हम लोगों ने देख लिया था, ठीक है। आज हम लोग बात करेंगे फीड लाइन इक्वेशन की, तो हेडिंग सर हम लोग डाल देंगे फीड लाइन इक्वेशन। तो आज जो हम लोग बात करेंगे फीड लाइन इक्वेशन, ठीक है। हेडिंग सर लोगों के कॉपी में ऊपर पड़ जानी चाहिए। सर लोग रिवीजन की आपके पास एक कॉपी अलग होनी चाहिए, ठीक है, रिवीजन की एक कॉपी अलग होनी चाहिए पतली सी, या आपने जो मास ट्रांसफर आपने करा होगा, तो मास ट्रांसफर में जहां पे भी आप लोगों ने पीछे कंप्लीट किया होगा, इनकेस उसमें कुछ पेजेस आपके बच गए होंगे तो वहां पे कर लो, अदरवाइज एक पतली सी कॉपी आप लोगों की रिवीजन की होनी चाहिए, जिसमें आप आईपीसी का भी रिवीजन कर सकते हो, मास ट्रांसफर ऑपरेशन का भी रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। चलो, तो आज हम लोग यहां से बात करेंगे फीड लाइन इक्वेशन की, फीड लाइन इक्वेशन की, फीड लाइन इक्वेशन की। तो फीड लाइन इक्वेशन क्या होती है, तो जस्ट मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की यहां पे सिर्फ बात करूंगा। देखो, मैं यहां पे ये एज्यूम करके चल रहा हूं कि आपने ये मास ट्रांसफर एक बार कहीं ना कहीं पढ़ लिया है, ओके। जिन लोगों ने मास ट्रांसफर नहीं पढ़ा है, पहले वो कन्वेंशनल लेक्चर आप लोग देख लेना, ठीक है। आपने कभी भी मास ट्रांसफर नहीं पढ़ा है, तो ये वाले लेक्चर आप लोगों के लिए उतने बेनिफिशियल नहीं रहेंगे। जिन लोगों ने एक बार पढ़ लिया है, वो चीजें बहुत जल्दी से कनेक्ट कर लेंगे और चीजें उनके लिए आसान है, ओके। जो लोग फर्स्ट टाइम, जो थर्ड ईयर के स्टूडेंट है, सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, इनकेस कभी आप लोग ये चीज देख रहे हो, ठीक है, तो आप पूरे मेरे जो कन्वेंशनल लेक्चर पढ़े हुए हैं, आप जस्ट सर्च कर लेना, आप लोगों को मिल जाएंगे, वो वाले लेक्चर आप लोगों को रिकमेंड मैं करूंगा, ओके। ये उन लोगों के लिए है जो लोग कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं, जस्ट अब उनको एक रिवीजन चाहिए, तो एक रिवीजन वाला शॉर्ट आप लोगों के लिए करवा रहे हैं, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। तो फीड लाइन इक्वेशन की हम बात करेंगे। तो फीड लाइन की इक्वेशन होती क्या है, फीड लाइन इक्वेशन होती क्या है, इसकी बात करेंगे। पहला पॉइंट, फीड लाइन की इक्वेशन होती क्या है, y इक्वल टू क्यू अपॉन क्यू माइनस 1 एक्स माइनस का एक्सएफ अपॉन क्यू माइनस, दिस इज कॉल्ड फीड लाइन इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड फीड लाइन इक्वेशन। ये आपकी फीड लाइन इक्वेशन होती है। यहां पे जो स्लोप होता है वो कितना होता है जी, जो स्लोप होता है वो कितना होता है, क्यू अपॉन क्यू माइनस 1। इंटरसेप्ट कितना होगा, इंटरसेप्ट कितना होगा, इंटरसेप्ट होगा माइनस का एक्सएफ अपॉन क्यू माइनस 1, क्योंकि किससे कंपेयर करोगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे, तो c की वैल्यू नेगेटिव में आ जाएगी, तो नेगेटिव में होगा। अब जरा सारे लोग मेरे को ये बता दो, इस स्लोप की वैल्यू 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा, प्लीज टेल मी। ये जो अपना स्लोप होगा, ये 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा, दिस स्लोप ऑफ द फीड लाइन विल बी ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, प्लीज टेल मी। ये 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा, जो ये स्लोप लिखा हुआ है ये अपना 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा, प्लीज टेल मी सारे लोग। जो स्लोप होगा ये 1 से ज्यादा होगा या 1 से कम होगा, बोलो भैया। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ क्यू, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ग्रेट, लवली। दोनों हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है, दिस स्लोप कैन बी इक्वल टू 1, ठीक है, दिस स्लोप कैन बी इक्वल टू 0, दिस स्लोप कैन बी ग्रेटर देन 0, दिस स्लोप कैन बी लेस देन 0, ठीक है। तो ये स्लोप आपका 0 भी हो सकता है, ये जो स्लोप है फीड लाइन का, जो आपका स्लोप है फीड लाइन का, ध्यान रखिएगा, जो स्लोप आपका फीड लाइन है ये आपका 0 भी हो सकता है, ये आपका 0 भी हो सकता है, ये आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, ये आप लोगों का निगेटिव भी हो सकता है,
ये आप लोगों का नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। इट कैन बी जीरो, पॉजिटिव, नेगेटिव, इट विल डिपेंड ऑन क्यू, ठीक है। क्यू वैल्यू ये क्यू वैल्यू पर डिपेंड करेगा भाई, डिपेंड ऑन क्यू वैल्यू। क्यू की वैल्यू होगी उस हिसाब से हमारा वेरी करेगा। अब सर क्यू की वैल्यू किस तरीके से होगी उसकी हम लोग यहां पे बात करेंगे, पहले इतना सारे लोग लिख लो ना। अब सर क्यू कितने टाइप का होता है, व्हाट इज द क्यू, यहां पे जो क्यू है वो है क्या, व्हाट इज क्यू, क्यू हमारा जो है क्यू है क्या, यहां पे जो क्यू रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, क्यू इज द फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन ए लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर। जो फीड है लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर की, उसमें फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड है, क्या है, फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, इट इज द फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड, ठीक है, इन लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर, इन फीड, ठीक है। करेक्ट, या इट shows the feed condition as well। तो क्यू क्या है, फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड इन लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर इन द फीड, ठीक है। तो जैसा आपका फीड की कंडीशंस होगी क्यू की वैल्यू उस हिसाब से आपकी चेंज होगी। तो फीड की कंडीशन क्या क्या हो सकती है उसकी अब हम लोग यहां पे बात करेंगे, ठीक है। ओके, यहां तक सारे लोग लिख लो, पहले यहां तक हो गया। अब हम लोग हेडिंग डालेंगे सारे लोग फीड कंडीशंस, फीड की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, हेडिंग डालेंगे सारे लोग फीड कंडीशंस, फीड कंडीशंस, फीड की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं उसके बारे में हम लोग यहां पे बात करेंगे। वेरी नाइस, फीड की कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, ऐसे रैंडम नहीं बात करेंगे, बिल्कुल उसका एक ऑर्डर के साथ हम लोग बात करेंगे, ठीक है, एक मैनर के साथ हम लोग बात करेंगे। फीड की कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं सर, बेसिकली फीड की कंडीशंस क्या क्या हो सकती हैं, ये मैं बोलूं TXY डायग्राम से हम लोग जाएंगे, ठीक है। ये आपका TXY डायग्राम, ठीक है, TXY डायग्राम कैसे आता है आप लोग देख लेना, ठीक है। नाउ इधर अपना क्या होता है, लिक्विड, इस लिक्विड को क्या बोलेंगे सर लोग जरा बताओ, इस यहां पे जो अपना फीड होगा, यहां पे जो फीड होगा इसको क्या बोलेंगे, सबकूल्ड लिक्विड, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सबकूल्ड लिक्विड, राइट। हम लोग थोड़ा गर्म किए यहां तक पहुंच गए, ये अपना जोन क्या है, इस जोन में अपना क्या है, सबकूल्ड लिक्विड। सबकूल्ड लिक्विड का एक और नाम होता है लिक्विड बिलो द बबल पॉइंट, ठीक है, अपने बबल पॉइंट से क्या है उसका टेंपरेचर कम है, उस लिक्विड को क्या बोलेंगे, सबकूल्ड लिक्विड, ठीक है। ये सबकूल्ड लिक्विड है, इस वाले पॉइंट पर पहुंच गया, जैसे इस वाले पॉइंट पर पहुंचेगा यहां पे आ जाएगा क्या, बबल पॉइंट आ जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड लिक्विड एट द बबल पॉइंट और सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है। इसके बाद अपना जो फीड होगा कहां पे पहुंचेगा, यहां पे पहुंचेगा। ये जोन कैसा है, ये मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर है, ओके। इसके बाद आपने फिर से टेंपरेचर राइज किया, तो कहां पे पहुंच जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा, ओके। तो मतलब लास्ट ड्रॉप ऑफ द लिक्विड भी वेपराइज हो जाएगी, तो आपको क्या मिल जाएगा, ड्यू पॉइंट मिल जाएगा। ड्यू पॉइंट क्या होता है, यहां पे ये क्या है, दिस द ड्यू पॉइंट, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड वेपर, इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड वेपर। इसके बाद आपने फिर से हीट कर दी तो यहां पे अपनी फीड पहुंच जाएगी, इसको क्या बोलेंगे, सुपर हीटेड वेपर। तो कितनी कंडीशन हो गई, 1 2 3 4 5, तो कितनी कंडीशंस हो गई फीड की, बेसिकली 5 कंडीशन हो गई आपकी फीड की। क्या, सैचुरेटेड, सबकूल्ड लिक्विड के बाद सैचुरेटेड लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर, सैचुरेटेड वेपर एंड सुपर हीटेड वेपर। तो इतने टाइप की आप लोगों को फीड देखने को मिलेगी, यहां से कनेक्ट करोगे तो और इजी रहेगा। तो पहला मैं बात करूंगा किसके लिए, सबकूल्ड लिक्विड के लिए मैं बात करूंगा। सबकूल्ड लिक्विड के लिए क्यू की वैल्यू क्या होगी, पहले तो क्यू डिफाइन कैसे है, जो अपना फीड क्वालिटी है वो डिफाइन कैसे है, वो डिफाइन है HB माइनस का सारे लोग लिख लेंगे, जिनको नहीं पता है HF
अपॉन एच बी माइनस का एच एल। ये एक तरीके से इस ऐसे भी लिख सकते हैं सीपी टी फीड माइनस का टीबी, ठीक है, ये क्या है बबल पॉइंट टेम्परेचर प्लस का लैम्डा ऑफ वेपराइजेशन डिवाइडेड बाई लैम्डा ऑफ वेपराइजेशन। आपके शॉर्ट नोट में बनवा रहा हूं तो इनके मैं डेरिवेशन के पीछे नहीं गया, अदरवाइज इनके मैंने सारे डेरिवेशन करवा रखे हैं, ठीक है, आप लोग देख लेंगे जाके। इन सब के डेरिवेशन मैंने करवा रखे कैसे आते हैं, ठीक है, इन सब के कन्वेंशनल कोर्स में आपको डेरिवेशंस मिल जाएंगे। ओके, यहां से जस्ट मैं कनेक्ट करवा रहा हूं दूसरा पॉइंट, इसी में बात करूंगा। सबकूल्ड लिक्विड का क्या मतलब हुआ? सबकूल्ड लिक्विड का मतलब क्या हुआ बताओ? सबकूल्ड लिक्विड का क्या मतलब हुआ कि जो इंथैल्पी ऑफ द फीड, सबकूल्ड लिक्विड का क्या मतलब हुआ? प्लीज टेल मी, प्लीज टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सबकूल्ड लिक्विड? सबकूल्ड लिक्विड का क्या मतलब हुआ? सबकूल्ड लिक्विड का मतलब भाई क्या हुआ कि जो फीड का जो टेम्परेचर है, सबकूल्ड लिक्विड का क्या मतलब हुआ? जो फीड का अपना टेम्परेचर है, यहां पे ऐसे लिख लो, यहां पे बबल पॉइंट टीबी माइनस का टीएफ होगा, टीबी माइनस का। जो सबकूल्ड लिक्विड है इसका मतलब फीड का टेम्परेचर विल बी लेस देन ऑफ द बबल पॉइंट टेम्परेचर। जो फीड का टेम्परेचर ज्यादा नहीं होगा, सबकूल्ड की बात कर रहा हूं। सबकूल्ड का मतलब ये क्या है, यहां पे जो होगा वो होगा क्या? टी बबल पॉइंट, टीबी, इसको बोलेंगे टीबी। अपना भी फीड कहां पे है? यहां पे पहले पॉइंट पर है, ये है टीएफ, तो टीएफ कम होगा ना टीबी से। ओके, टीएफ टेम्परेचर ऑफ द फील्ड यहां पे पड़ा हुआ है, ये क्या है? टीबी। टीबी का मतलब बबल पॉइंट टेम्परेचर। ओके, दिस इज द बबल पॉइंट टेम्परेचर, दिस इज द सबकूल्ड लिक्विड, मतलब बिलो द बबल पॉइंट। बिलो द बबल पॉइंट का मतलब जो टेम्परेचर ऑफ द फीड विल बी लेस देन टेम्परेचर ऑफ द बबल पॉइंट टेम्परेचर, ठीक है, तो इससे कम होगा, इससे कम होगा। इट मींस ये क्वांटिटी सारे लोग जरा बता दो, पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी? दिस विल पॉजिटिव, दिस विल पॉजिटिव, यस और नो? दिस विल पॉजिटिव, ये क्वांटिटी पॉजिटिव आएगी और पॉजिटिव में कुछ लैम्डा ऑफ वेपराइजेशन जुड़ेगा, कुछ लैम्डा ऑफ वेपराइजेशन जुड़ेगा, और लैम्डा ऑफ वेपराइजेशन से मैं क्या करूंगा? डिवाइड करूंगा, तो पूरी वैल्यू किस में आएगी? एक से ज्यादा आएगी, जो कि आप लोग याद कर लेते हो। कैसे आती है आज मीनिंग आपको आ गया होगा समझ में, ठीक है, जो कि आप लोग क्या कर लेते हो? लर्न कर लेते हो कि सबकूल्ड लिक्विड के लिए Q की वैल्यू कितनी आती है? ग्रेटर देन 1 आती है। कैसे आती है इस बात को सर लोग समझ लो, ये क्वालिटी डिस्कशन हो गया आपका, ठीक है। कैसे आती है आपकी एक से ज्यादा, ये बात आपको आ जा गई होगी समझ में। क्लियर? कोई समस्या? क्लियर हो गया कैसे आ रहा है? ये हमने सर यहां से समझ लिया, बहुत अच्छा तरीका। एक और तरीका है इसको समझने का, थोड़ा क्वालिटी में डिस्कशन की बात करूं, एक और तरीका है इसको समझने का। इसका क्या तरीका है सर समझने का? इसका तरीका ये है, जब सबकूल्ड फीड, ये क्या है? एचबी क्या है सर लोग समझ लो थोड़ा, मैं मतलब बोल देता हूं जल्दी हो जाएगा। एचबी क्या है? इंथैल्पी ऑफ द सैचुरेटेड वेपर। एचएल क्या है? इंथैल्पी ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड। एचएफ क्या है? इंथैल्पी ऑफ द फीड। इनकेस फीड हमारा बबल पॉइंट से बिलो है, उसका टेम्परेचर जो है बिलो द बबल पॉइंट है, तो इट मींस क्या हो गया? जो इंथैल्पी ऑफ द जो फीड होगी, जो इंथैल्पी फीड होगी वो बीच में होगी, ठीक है। सैचुरेटेड लिक्विड से क्या होगी? सैचुरेटेड लिक्विड से कम होगी। इंथैल्पी ऑफ द वेपर तो सबसे ज्यादा होगी, इंथैल्पी ऑफ वेपर सबसे ज्यादा होगी। इसके बाद अपना क्या होगा? इसके जब बाद क्या होगा? इंथैल्पी ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड होगा, और सबसे कम क्या होगा? इंथैल्पी ऑफ द फीड होगी। इंथैल्पी ऑफ द फीड सबसे कम होगी कब? जब बिलो द बबल पॉइंट है। सैचुरेटेड लिक्विड की इंथैल्पी ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा किसकी होगी? सैचुरेटेड वेपर की। ओके, सैचुरेटेड वेपर की सबसे ज्यादा, फिर सैचुरेटेड लिक्विड की, फिर फीड की, क्योंकि फीड क्या है? बबल, बिलो द बबल पॉइंट है, तो सबसे कम होगा। तो ये ऑर्डर होगा, इस ऑर्डर को यहां पे पुट करना, इस ऑर्डर को यहां पे पुट करोगे। जस्ट मैं एक एग्जांपल ले लूं कि इसकी वैल्यू है चलो भाई 50, इसकी वैल्यू है 30 और इसकी वैल्यू है 10। जस्ट एक एग्जांपल ले लिया जस्ट आपको समझाने के लिए। इसकी वैल्यू मैंने 50 ले ली, इसकी वैल्यू 30 ले ली, इसकी वैल्यू 10 ले ली। इसको यहां पे पुट करेंगे, इसको यहां पे पुट करो तो देखो कितनी आ जाएगी। इंथैल्पी ऑफ द वेपर कितना आ जाएगा? 50, माइनस का इंथैल्पी ऑफ फीड कितना आ जाएगा? 10, डिवाइडेड बाई इंथैल्पी ऑफ द वेपर कितना है? 50, और माइनस का इंथैल्पी ऑफ लिक्विड कितनी है? 30। ऊपर कितना आ गया? 40, और नीचे कितना आ गया? 20। तो देख रहे होगे वैल्यू कितनी आ गई? 2।
तो इसका मतलब ग्रेटर देन 1 निकल के आ गया। गॉट इट? ये वैल्यू क्या निकल के आ गई? ग्रेटर देन 1 निकल के आ गई। तो जब भी हम सैचुरेट सबकूल्ड लिक्विड की बात करते हैं, जब भी हम सबकूल्ड लिक्विड की बात करेंगे तो उस केस में अपना Q क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा। दोनों तरीके से आपने समझ लिया। क्लियर? बताएंगे अभी वो वाला पार्ट आएगा ना, तब ये वाला प्रीव्यू पूछ लेना। ये सारे लोगों को बात आगे समझ में कैसे आता है, इस तरीके से पता था आपको पहले? ठीक है, इनकेस आपने मेरी प्लस की क्लासेस करी होंगी तो फिर पता होगा। ओके, अदरवाइज हम लोग सिंपल याद कर लेते हैं कि ये आता कैसे है। ये भी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, डन। तो एक मैंने बता दिया, अब मैं चीजें डायरेक्ट लिखूंगा थोड़ा। अब मैं चीजें डायरेक्ट लिखूंगा। ठीक है, हर सबकूल्ड लिक्विड के लिए इसी तरीके से आप गेम खेल सकते हो। इसी तरीके से सैचुरेटेड वेपर का रहता है, लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर का रहता है, सैचुरेटेड वेपर का रहता है, सुपर हीटेड वेपर का भी इसी तरीके से कैलकुलेट करके निकालते हैं। एक जस्ट मैंने आपको बता दिया, बाद बाकी अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिखूंगा क्योंकि अपन लोग रिवीजन कर रहे हैं। ये जस्ट एक समझाने के लिए बता दिया। समटाइम्स यहां से आपका सवाल आ सकता है क्यू की वैल्यू निकालने के लिए, यहां से भी सवाल आ सकता है आपसे क्यू की वैल्यू निकालने के लिए 1 नंबर में। तो यहां से जब भी सवाल आएगा तो आप लोग कर लेना। अब आ जाओ आगे। अब मैं थोड़ा फास्ट हो जाता हूं। ठीक है, अब अपन लोग कहां पे आएंगे जरा बताओ। दूसरी कंडीशन क्या होगी? सैचुरेटेड लिक्विड। दूसरी कंडीशन क्या होगी? सैचुरेटेड लिक्विड या लिक्विड एट द बबल पॉइंट, दोनों बात एक ही है। ठीक है, दूसरा क्या होगा? सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड। सैचुरेटेड लिक्विड के केस में अपना क्या हो जाएगा बताओ? Q इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q इक्वल टू 1 हो जाएगा। कैसे 1 हो जाएगा? कैसे? सैचुरेटेड लिक्विड का मतलब क्या हुआ? इंथैल्पी ऑफ द फीड विल बी इक्वल टू द इंथैल्पी ऑफ द सैचुरेटेड लिक्विड। ये हो जाएंगे। सैचुरेटेड लिक्विड हो गया, जो फीड है वो सैचुरेटेड लिक्विड के बराबर हो गई। आप उसी वाले फार्मूले में पुट कर देना, जाके आ जाएगा। और कैसे आ जाएगा? टेम्परेचर, बबल पॉइंट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू द फीड टेम्परेचर। आप पुट कर देना, Q की वैल्यू 1 निकल के आ जाएगी। आप दोनों फार्मूले से चले जाना, Q की वैल्यू 1 निकल के आ जाएगी। ठीक है, थर्ड केस क्या होगा अपना? लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर। लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर। लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर हो जाए। इनकेस फीड अपनी ऐसी हो, फीड में मिक्स है। ठीक है, लिक्विड भी है और वेपर भी है। इसको एक नाम और देते हैं, पार्शियल वेपर भी नाम देते हैं, पार्शियल लिक्विड भी बोल सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि ऑप्शन में लिखा रहता है कि पार्शियल वेपर है फीड या पार्शियल लिक्विड अपनी फीड है, ऐसा लिखा रहता है ऑप्शंस में। ठीक है, तो इसका नाम एक ये भी होता है, पार्शियल वेपर और पार्शियल लिक्विड। ओके, लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर को ये भी बोलते हैं। तो इस केस में जो Q की वैल्यू होती है लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। लेस देन 1 होगी, ग्रेटर देन 0 होगी। ठीक है, चलो जी, डन। सारे लोग लिखते चले जाएंगे। थर्ड केस। फोर्थ केस की बात करूंगा। अब कहां पे अपनी फीड आ जाएगी? देखो, अब अपनी फीड कहां पे आ जाएगी जरा देखो। अब अपनी फीड कहां पे आ गई? लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर खत्म, फोर्थ पॉइंट मतलब यहां पे आ गया। ठीक है, सैचुरेटेड वेपर। अब फोर्थ पॉइंट पर आ गया, तो इसका मतलब अब फीड क्या हो जाएगी? सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड वेपर। ठीक है जी, सैचुरेटेड वेपर। चलो, सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड वेपर। सैचुरेटेड वेपर के केस में अपना Q की वैल्यू कितनी होगी? सैचुरेटेड वेपर के केस में Q की वैल्यू कितनी होगी? 0। Q विल बी 0। वेरी नाइस, Q विल बी 0। ये सवाल आपके आए हुए हैं। सैचुरेटेड वेपर के केस में Q की वैल्यू कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है जी, कैसे 0 होगी? क्यों 0 होगी? लॉजिक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, वहीं से सब चीजें निकलती हैं। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट की मैं बात करूंगा। अब सैचुरेटेड वेपर, अब कहां पे चले जाएंगे? टॉप सेक्शन में। टॉप सेक्शन में चले जाएंगे तो हम बात करें, यहां पे हम बात करें टॉप सेक्शन की, क्या बात करेंगे? सुपर हीटेड वेपर। राइट, फिफ्थ पॉइंट की बात करेंगे, सुपर हीटेड वेपर। सुपर हीटेड वेपर। सुपर हीटेड वेपर की बात करूंगा तो सुपर हीटेड वेपर में क्या हो जाएगी? एंथैल्पी ऑफ द फीड विल बी ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ द सैचुरेटेड वेपर। सुपर हीटेड वेपर में क्या हो जाएगी? जो एंथैल्पी फीड की है वो सैचुरेटेड वेपर से भी ज्यादा हो जाएगी। एंथैल्पी ऑफ द फीड विल बी ग्रेटर देन, एंथैल्पी ऑफ द फीड विल बी ग्रेटर देन एंथैल्पी ऑफ द सैचुरेटेड वेपर, उससे भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, जो फीड का टेम्परेचर होगा वो बबल पॉइंट के टेम्परेचर से भी ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ द फीड विल बी ग्रेटर देन बबल पॉइंट टेम्परेचर। ये कंडीशंस वैलिड होंगी,
किस केस में? सुपर हीटेड वेपर के केस में। तो इस केस में जब भी ये कंडीशंस आप डालेंगे, Q की वैल्यू आपको निगेटिव निकल के आएगी। लेस देन 0 का मतलब Q विल बी निगेटिव, Q विल बी निगेटिव, निगेटिव वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ये पांचों केस आ गए सारे लोगों को समझ में, यस और नो? इट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप क्वेश्चंस करेंगे इन सब चीजों का बहुत अच्छी तरीके से यूज होगा। ठीक है जी, डन, बहुत बढ़िया। नाउ अब ये सर कनेक्ट कैसे होगा? ये कनेक्ट होगा स्लोप से जाके, किससे? फीड के स्लोप से जाके, और फीड लाइन आप कैसे ड्रॉ आउट करोगे वहां से इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे। डन, बहुत बढ़िया। हेडिंग डालेंगे सर लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अब इसका हम लोग करेंगे फीड लाइन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, अब हम लोग इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। देखो ये अपना क्या है? एक्स वाई डायग्राम, इसको बोलते हैं एक्स वाई डायग्राम। इधर अपना y है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द वेपर, मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द लिक्विड। ठीक है जी, चलो भाई डायगोनल बना लो, डायगोनल बना लो, डायगोनल बना लो। इक्विलिब्रियम कर्व बना लो। ये इक्विलिब्रियम कर्व बनाते हुए मुझे तो डर लगता है, इतना आसान है नहीं ये बनाना खींचना। ठीक है, इसको सालों निकल जाता है तब ये इक्विलिब्रियम कर्व तुम ड्रॉ कर पाओगे जाके। ठीक है, किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए एक एक साल आपको लग जाता है इक्विलिब्रियम कर्व ड्रॉ करने के लिए। तब भी हो सकता है आप उस पर काम करते रह जाएं। ओके, तभी जब भी मैं बनाता हूं तो थोड़ा सा डर लगता है मेरे को, ये इतना आसान है नहीं इसका गेम। ठीक है, चलो अब आ जाओ इधर। आप लोग बहुत जल्दी खींच देते हो, इंपॉर्टेंस उसकी समझो कभी। पूरी थर्मोडायनेमिक्स इसमें लगती है, पता है, पूरा थर्मोडायनेमिक कर्व है ये। चलो यहां से मैं बात करूंगा फीड जो मोल फ्रैक्शन ऑफ द मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द फीड क्या होगा? एक्सेप्ट, दैट इज द एक्सेप्ट। ये हम सीधा बढ़ा देंगे, ये वाला भी पॉइंट क्या होगा? एक्सेप्ट कॉमा एक्सेप्ट। तो इसका मतलब जो भी फीड लाइन स्टार्ट होगी वो कहां से स्टार्ट होगी? यहां से स्टार्ट। ठीक है जी, यहां से इस पॉइंट से स्टार्ट होगी। अब वो आपकी किस तरीके से जाएगी तो उसके लिए अब हम बात करेंगे। तो पहला केस अपना क्या था? पहला केस क्या था? Q ग्रेटर देन 1, Q ग्रेटर देन 1, Q ग्रेटर देन 1 होगा तो इस केस में अपना स्लोप क्या होगा? Q अपॉन Q माइनस 1। ये स्लोप है ना, ये स्लोप क्या होगा फीड लाइन का? ये भी अपना 1 से ज्यादा होगा, ये भी अपना 1 से ज्यादा होगा। तुम Q की वैल्यू कोई भी डाल के देख लो, स्लोप भी क्या होगा? 1 से ज्यादा होगा। तो स्लोप जी 1 से ज्यादा होगा तो उस स्लोप को कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे? जब स्लोप अपना 1 से ज्यादा होगा, ये वाला तो एक स्लोप है, 1 स्लोप, इसको क्या बोलेंगे? स्लोप 1। ये क्या है? स्लोप क्या है? 1। इसका मतलब 1 से ज्यादा करना है तो 1 से ज्यादा करने का मतलब इस तरीके से आप करोगे, क्योंकि ये तो 1 स्लोप है और ये इनफाइनाइट स्लोप है। तो इसका मतलब 1 से ज्यादा करना है तो लाइक दैट इस तरीके से आपका जाएगा। ठीक है, इस तरीके से जाएगा। इनकेस मैं बोलूं Q ग्रेटर देन 1 है तो स्लोप इस तरीके से फीड लाइन जाएगी आपकी। दूसरा केस मैं बोलूं सैचुरेटेड लिक्विड है तो Q इक्वल टू 1। तो इस केस में Q अपॉन Q माइनस 1 की वैल्यू कितनी होगी? ये वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट। ये वैल्यू इनफाइनाइट होगी। तो इनफाइनाइट स्लोप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? वर्टिकल लाइन। ये क्या हो गया? इनफाइनाइट। tan 90 की वैल्यू कितनी होती है? इनफाइनाइट। ओके, ये 90 डिग्री है और हॉरिजॉन्टल से 90 डिग्री है तो इसका मतलब tan 90 की वैल्यू कितनी होगी? इनफाइनाइट ना। ओके, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, ग्रेट। इतनी बात सारे लोगों को समझ में आ रही है, यस और नो? एक बार सारे लोग जरा बता देंगे ये बात सारे लोगों को समझ में आ रही है अप टू दिस? मतलब आप लोग पकड़ पा रहे हो कि नहीं? ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं। मैं एज्यूम करके चल रहा हूं थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा पहले से। अब मुझे नहीं पता कि कौन कौन बच्चे यहाँ पे पढ़े हैं, कौन कौन बच्चे नहीं पढ़े हैं। इनकेस हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे नहीं पढ़े हैं, तो इसको तुम कन्वेंशनल कोर्स से देख लेना जाके एक बार। ठीक है, फिर भी मैं ट्राई कर रहा हूं कि इनकेस आप पहली बार भी आए हैं, ठीक है, इनकेस आप पहली बार भी आए तब भी आप पकड़ लो। ठीक है, इतना सिंप्लीफाई करके चल रहे हैं। चलो नाउ थर्ड केस देखो, इसी वजह से ये वाला मैं एक्सरसाइज इधर करके चल रहा हूं। थर्ड केस क्या होगा? इनकेस अपना Q क्या हो? अब कहां पे चले जाए? लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर में चले जाओ। लिक्विड प्लस वेपर मिक्सचर में चले जाओ। तो इस केस में अपना ये जब भी डेटा आप उठाओगे, इसके बीच का डेटा उठाओगे
तो Q अपॉन Q माइनस जो 1 की वैल्यू होगी, ये आपका क्या निकल के आएगा, निगेटिव निकल के आएगा, ये आपका निगेटिव निकल के आएगा। ओके, जब भी आप इस डेटा को उठाओ तो ये जो स्लोप आएगा वो निगेटिव निकल के आएगा। और निगेटिव स्लोप मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं किस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। निगेटिव स्लोप हम लोग किस तरीके से ड्रॉ करते हैं, इस तरीके से, ये अपना निगेटिव स्लोप है, ठीक है, इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। जब भी कोई लाइन इस तरीके से जाती है इसको बोलते हैं निगेटिव स्लोप, ठीक है जी। नाउ फोर्थ केस की मैं बात करूं, फोर्थ केस की मैं बात करूं, क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू 0, Q इक्वल टू 0 डालेंगे तो स्लोप Q अपॉन Q माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 0 आ जाएगी। Q अपॉन Q माइनस 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 0 आ जाएगी। तो जीरो स्लोप की लाइन कैसे जाती है, जीरो स्लोप की लाइन कैसे जाती है, हॉरिजॉन्टल। जीरो स्लोप की लाइन कैसे जाती है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, जीरो स्लोप की लाइन कैसे जाती है, हॉरिजॉन्टल। नाउ फिफ्थ पॉइंट की मैं बात करूंगा, फिफ्थ पॉइंट की मैं बात करूंगा, क्या आ जाएगा, सुपर हीटेड वेपर। सुपर हीटेड वेपर का मतलब Q लेस देन 0। Q लेस देन 0 का मतलब जब भी तुम स्लोप निकालोगे Q माइनस Q अपॉन Q माइनस 1, इसकी वैल्यू पॉजिटिव निकल के आएगी, ग्रेटर देन 0 निकल के आएगी। इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी, ग्रेटर देन 0 निकल के आएगी। तो स्लोप इस तरीके से, इस तरीके से जाएगा, ठीक है जी। सारे लोग लिख लेंगे, ये अपना क्या है, Q ग्रेटर देन 1, ये Q इक्वल टू 1, ये अपना क्या है, Q लेस देन 0 ग्रेटर देन 1, ये Q इक्वल टू 0 लाइन के लिए है, और ये वाला जो है पॉइंट Q लेस देन 0। इस तरीके से हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलो सही है सर। थर्ड पॉइंट बिटवीन 0 to 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में तुम Q की वैल्यू कोई फ्रैक्शन वैल्यू ले लो। देखो रुद्र, Q की वैल्यू तुम कोई भी फ्रैक्शन वैल्यू ले लो, Q की वैल्यू तुम सपोज कर लो 0.2 ले ली, ये 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में। अब मैं स्लोप निकाल रहा हूं, Q अपॉन Q माइनस 1 की मैं वैल्यू निकालूंगा, तो Q की वैल्यू 0.2 और डिवाइडेड बाई 0.2 माइनस का 1, तो कितना आ जाएगा, 0.2 डिवाइडेड बाई, देखो माइनस का 0.8, तो कितना आ गया, माइनस का 1/4, तो निगेटिव आ गया स्लोप, निगेटिव स्लोप आ गया, राइट। तो ये वाली जो लाइन जा रही है इसमें क्या कर रहा है, देखो x आपका बढ़ रहा है, x बढ़ रहा है, y डिक्रीज कर रहा है। तो मैंने कल बताया था ना, निगेटिव स्लोप, जब भी आपका y डिक्रीज करे x बढ़े तो स्लोप क्या होता है, निगेटिव, ठीक है, गॉट इट, ठीक है। ये कंफ्यूजन बहुत सारे बच्चों को रहता है, ये कंफ्यूजन, ये वाले पार्ट का कंफ्यूजन रहता है। ये बच्चे याद कर लेते हैं, लेकिन यहां से आपको समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जब भी आपको कंफ्यूजन हो तो एक छोटा सा डेटा उठा लिया करो, ठीक है। जब भी आपको लाइफ में कभी भी, मैं जस्ट ये यहाँ के लिए ही नहीं बता रहा हूँ, कभी भी आपको किसी भी सब्जेक्ट में थोड़ी आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो आप क्या कर लिया करो, कोई डेटा उठा लिया करो। अब जैसे यहाँ से तो सीधे नहीं दिखेगा, अब इसकी कोई भी एक छोटी सी वैल्यू उठा लो और जस्ट इसमें डाल के देखो, देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। ओके, फिर वहां से जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, फिर वो लॉन्ग टाइम के लिए क्लियर हो जाएगा, फिर आप कभी भूल नहीं सकते हो। जब भी आप छोटे छोटे डेटा को उठा के वेरीफाई कर लोगे तो चीजें जब वेरीफाई हो जाएंगी, जब सेटिस्फाइड हो जाएंगी, फिर वो आपकी स्टेबल हो जाएंगी, ठीक है। जब तक चीजें सेटिस्फाइड नहीं होती हैं तब तक वो चीजें अनस्टेबल बनी रहेंगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीजें कर सकते हो, डन, ठीक है। यहां तक सर हमको कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक। अब इतने में भी बात नहीं बनेगी, कुछ इसमें थोड़ा और एडवांस लेवल की मैं बात करूं तो इसमें जो गेट की, जो एक्चुअली जो गेट आजकल इंटरेस्टेड है किस तरीके के सवाल बनाने में, वो बनाने में सवाल जो गेट इंटरेस्टेड है वो इस तरीके से इंटरेस्टेड है। सपोज कर लो जो ये इक्विलिब्रियम पर कोई पॉइंट कट कर रहा है, इसको मैं बोलता हूं एक्स डैश वाई डैश, ये सारे क्या हैं, एक्स डैश वाई डैश। कोई भी ऑपरेटिंग लाइन आपकी इक्विलिब्रियम पर इनकेस कट कर रही है तो उसको मैं एक्स डैश कॉमा वाई डैश नाम देता हूं। क्या नाम दूंगा, एक्स डैश वाई डैश नाम दूंगा। ये अभी आपका एक्स डैश वाई डैश है, ठीक है। 2015 में एक सवाल पूछा गया है, 2015 में एक सवाल पूछा गया है, जस्ट मैं देखता हूं मेरे पास है कि नहीं है, पहले आप लोग पढ़ लो, मुझे लगता है कि आपको देख लेना चाहिए। ये 2012 में एक सवाल पूछा गया है, सारे लोग जरा ट्राई करो, सारे लोग जरा ट्राई करो, एक बार बनाने की कोशिश करो। 2012 में जस्ट एक मैं आपको सेटिस्फाई करवा रहा हूं कि यहां से सवाल कैसे आता है, इसी जो फिगर हम लोगों ने पढ़ा है वहीं से सवाल बनेगा कैसे एक्चुअली। 2012 का जरा सवाल एक बार सारे लोग पढ़ेंगे और जरा आंसर निकालने की कोशिश करो। ये इस चीज को जस्ट आपको एप्लीकेशन है कि जो हम लोगों ने पढ़ा है उसका यहां पे आपको न्यूमेरिकल के फॉर्म में एप्लीकेशन देखने को मिलेगा। सारे लोग जरा ट्राई करो, आराम से पढ़ने की कोशिश करो और जरा हिट करने की कोशिश करो जो आपने पढ़ा है कि आप लोग उसको निकाल पा रहे हो कि नहीं।
देखो देखो क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या लिखा गया, मैकेथले डायग्राम, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द क्यू लाइन एंड वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम कर्व। देखो लिखा हुआ है, यहां पे बहुत ध्यान देना, यहां पे बहुत ध्यान देना आप लोग। एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द क्यू लाइन एंड इक्विलिब्रियम कर्व। इसका मतलब एक्स कोऑर्डिनेट मतलब एक्स डैश की मैं बात कर रहा हूं, एक्स डैश की बात कर रहा हूं, इज ग्रेटर देन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द फीड पॉइंट। मतलब जो एक्स डैश है वो आपका ग्रेटर देन हो एक्स एफ से, ठीक है। एक्स डैश विल बी ग्रेटर देन मतलब जो इंटरसेक्शन पॉइंट है कहां पे, इक्विलिब्रियम कर्व पर, वो जो एक्स है वो क्या हो, ग्रेटर देन हो किससे, एक्स एफ से। तो अब आपको बताना है क्वालिटी ऑफ द फीड, क्वालिटी ऑफ द फीड। आपसे सीधे सीधे नहीं पूछेगा सैचुरेटेड लिक्विड सैचुरेटेड वेपर के लिए क्यों बताओ, उसमें थोड़ा सा वो क्वेश्चंस बनाएंगे और फिर आपसे सवाल पूछेंगे। ये आपके पास 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, देखते हैं कौन सा ऑप्शन होना चाहिए। अब मैं उसी वहीं पे आ जाता हूं जहां पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे। इसका मतलब जरा ये बताओ ये कौन सा पॉइंट होगा, यहां इन चारों एक्स डैश वाई डैश ये भी है, 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 एक्स डैश वाई डैश ये भी है। अब इन 5 पॉइंट में से वो कौन सा एक्स डैश है जो इस एक्स एफ से ज्यादा हो, इस एक्स एफ से ज्यादा हो, वो कौन सा एक्स डैश है। सिर्फ और सिर्फ एक ही एक ऐसा एक्स डैश है जो एक्स एफ से ज्यादा है, राइट। तो इस केस पे आपका एक्स डैश क्या है, ग्रेटर देन एक्स एफ है। एक्स डैश क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट एट द इक्विलिब्रियम कर्व, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द फीड लाइन और इक्विलिब्रियम कर्व विल बी ग्रेटर देन फीड लाइन कंपोजिशन। तो इस केस में अपना जो फीड हो जाएगा Q ग्रेटर देन 1, और Q ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होता है, Q ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होता है, सब कूल्ड लिक्विड। Q ग्रेटर देन 1 के लिए क्या होता है, सब कूल्ड लिक्विड और लिक्विड बिलो द बबल पॉइंट, सब कूल्ड लिक्विड और लिक्विड बिलो द बबल पॉइंट। एवरीवन आर गेटिंग माय पॉइंट, लिक्विड बिलो द बबल पॉइंट, क्लियर। कोल्ड लिक्विड या जो हम लोग पानी पीते हैं वो वाला लिक्विड, समझ में आ गया। एक बार सारे लोग थंब लगा देंगे बेहतरीन तरीके से, क्लियर हो गया। इतनी बात सारे लोगों को अच्छी तरीके से आ रही है समझ में, ठीक है जी। इसी में मेरा एक सवाल आप लोगों से हो जाए, एक छोटा सा, मेरा एक सवाल आप लोगों से हो जाए, एक छोटा सा। इसी सवाल में मैं यहां पे ग्रेटर देन की जगह मैं लेस देन लिख दूं, क्या मैं लिख दूं, लेस देन, मैं लिख देता हूं लेस देन। अब बता दो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। इनकेस में लेस देन लिख दूं, इनकेस में लेस देन लिख दूं, तब फिर कौन सा ऑप्शन होगा बताओ। इनकेस मैं इसमें लेस देन लिख दूं, देन विच वन विल बी करेक्ट आंसर, थोड़ा सोच के बताओ। जस्ट इनोवेटिव वाला पार्ट, मतलब आपके दिमाग में हलचल होनी चाहिए, दिमाग आपका चलना चाहिए, सिर्फ कंजर्वेटिव आपका दिमाग नहीं रहना चाहिए कि चीजें बिल्कुल जिस हिसाब से आई हैं उसी हिसाब से थ्योरी पढ़ ली, नहीं, थोड़ा सा हलचल तो होनी चाहिए माइंड में, ठीक है। थोड़ा सा चक्राव होना चाहिए, थोड़ा माइंड आपका घूमना भी चाहिए, थोड़ी चीजें आपकी एडवांस लेवल पे जानी चाहिए। अब देखो लेस देन मैंने बात कर ली, ग्रेटर देन। अब लेस देन का मतलब जो अपना एक्स डैश है विल बी लेस देन, लेस देन का मतलब एक्स है। ये कंडीशन कहां कहां पे होल्ड कर रही है, ये कंडीशन कहां कहां पे होल्ड कर रही है। अगेन हम लोग इसी ग्राफ में आ जाते हैं। एक्स डैश हमारा कहां कहां पे एक्स एफ से कम है, जरा ये बताओ। यहां पे कम है क्या, बोलो सारे लोग, नहीं कम है, यहां पे इक्वल है, यहां पे कम नहीं है, यहां पे इक्वल टू है। और मैंने क्या बोला, लेस देन बोला है, तो ये वाला पॉइंट कंसीडर नहीं करेंगे। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, तीनों जगह एक्स डैश की वैल्यू एक्स एफ से कम है। देखो एक्स एफ अपना ये है, यहां पे तुम एक्स डैश की वैल्यू निकालेंगे वो भी कम आएगी, यहां पे निकालेंगे वो भी कम आएगी, और यहां पे निकालेंगे वो भी कम आएगी। तो आपका जो फीड है वो आपकी लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर हो सकती है, एक ऑप्शन। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा क्या हो सकता है, फीड आपकी सैचुरेटेड वेपर हो सकती है। तीसरा क्या हो सकता है, फीड आपकी सुपर हीटेड वेपर हो सकती है। तो 3 आंसर अब आपके हो गए। एक आंसर क्या हो गया, लिक्विड प्लस वेपर का मिक्सचर आंसर हो गया। दूसरा आंसर क्या होगा, सैचुरेटेड वेपर हो गया। और तीसरा आंसर क्या हो गया, सुपर हीटेड वेपर हो गया। तो 3 पॉसिबिलिटी अब क्रिएट हो गई यहां पे। तो अब ऑप्शन में चलते हैं,
3 पॉसिबिलिटी क्रिएट हो गई। तो अब देखो उनमें से कौन कौन सी पॉसिबिलिटी यहां पे अवेलेबल है। सुपर हीटेड वेपर बिल्कुल सही है सर। लिक्विड बिलो द बबल पॉइंट नहीं होगा। सैचुरेटेड वेपर बिल्कुल होगा सर। सैचुरेटेड लिक्विड नहीं होगा। अब यही सवाल आपका एमएसक्यू बन गया। यही सवाल क्या बन गया? एमएसक्यू। उस टाइम पे एमएसक्यू आते नहीं थे, उस टाइम पे एमएसक्यू आते नहीं थे, इसी वजह से उन्होंने ये क्वेश्चन बनाया है, एक्स ग्रेटर देन बोला है। इनकेस वो लेस देन बोल देते तो उनके आंसर मोर देन 1 करेक्ट हो जाते, मोर देन 1 करेक्ट हो जाते, और उस टाइम पे एमएसक्यू आते नहीं थे। इस वजह से उनकी मजबूरी हो गई यहां पे ग्रेटर देन लिखना। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि उन्होंने यहां पे ग्रेटर देन ही क्यों लिखा है, लेस देन वो लिख ही नहीं सकते थे। समझ रहे हो इस बात को? मतलब जिन्होंने क्वेश्चन डिजाइन किया उनकी मजबूरी थी यहां पे ग्रेटर लिखना, लेस देन वो लिख ही नहीं सकते थे। लेस देन लिख देते तो मोर देन 1 करेक्ट आंसर हो जाते। ओके, इसी वजह से डिजाइन जो क्वेश्चन किया है उसकी मतलब उनको थैंक यू तुम बोलो, कितना बढ़िया क्वेश्चन डिजाइन किया है। अदरवाइज थोड़ा उन्होंने ना सोचते यहां पे लेस देन लिख देते तो मोर देन 1 आंसर करेक्ट हो जाते। अब जो करंट का ट्रेंड है एमएसक्यू वाला, अब उसमें आपके मोर देन 1 करेक्ट हो जाएंगे। सारे लोगों को बात समझ में आ गई? मजा आया कि नहीं? मजा आया हो तो एक बार यार दिल बना दो यार बेहतरीन तरीके से, बोलो भाई। एंजॉय किए इस वाले पार्ट को? इनकेस एंजॉय कर रहे हो तो भैया एक आध दिल बना दिया करो बढ़िया वाला। ठीक है, काफी अच्छी बात मैंने आपको बताई है। ये हो सकता था यहां तक आप ना सोच पा रहे होते। एंजॉय किए ना इस वाले पार्ट को? यस, एक्स डैश इक्वल टू एक्सएफ हो गया। इनकेस एक्स डैश इक्वल टू एक्सएफ आपका हो गया तो आंसर क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड लिक्विड। मैंने क्या बोला? लेस बोला है, तो लेस इक्वल टू के बराबर तो नहीं हो सकता है ना, तो इस वजह से ये वाला आंसर नहीं होगा। ठीक है, गुड सर, बिल्कुल मस्त तरीके से बात आ गई पकड़ में। ठीक है, तो ये आपको बिल्ड करनी है, ये चीजें आपको बिल्ड करनी है, धीमे धीमे आप लोग यहां पे पहुंच जाएंगे। तो ये वाला था 3 वाला पार्ट जो कि आप लोगों ने कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। तो ये तीनों चीजें आप लोगों को पता होना चाहिए। फीड लाइन से इस बार भी 2022 में भी सवाल आया है, बहुत अच्छा सवाल आया है। 2022 का भी इनकेस आप लोग करेंगे तो आप लोग कर सकते हैं, वो भी सवाल बहुत अच्छा सवाल है। 2022 में पूछा गया है, यहीं से सवाल आया हुआ है 2022 में। ठीक है, आप लोग उसको कर लेना जाके, सेल्फ नहीं होता है बताना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट हो गया। चलो भाई हेडिंग डालेंगे सारे लोग। तो फीड लाइन इक्वेशन का मामला खत्म हो गया। कॉन्सेप्ट ऑफ द मिनिमम एंड टोटल रिफ्लक्स रेशियो, कॉन्सेप्ट ऑफ द मिनिमम एंड टोटल रिफ्लक्स रेशियो, कॉन्सेप्ट ऑफ द मिनिमम एंड टोटल रिफ्लक्स रेशियो, यहां से सवाल आता है। इस बार भी यही वाले पार्ट से सवाल पूछा गया था। ठीक है, बहुत प्यारे सवाल होते हैं, जस्ट आपको समझना है। कॉन्सेप्ट ऑफ द मिनिमम एंड टोटल रिफ्लक्स रेशियो। ठीक है, फेवरेट मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो आईआईटी का फेवरेट है, नॉट आईआईटी कानपुर का। ठीक है, एवरी आईआईटी का ये फेवरेट है। मतलब गेट का मास ट्रांसफर का जो सवाल होता है मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो से बहुत ज्यादा पूछे गए हैं सवाल। मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो से फ्रीक्वेंट में सवाल पूछे जाते हैं, फेवरेट चीज है ये। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे स्टार बनाओ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट ये है, या तो वहां से पूछा जाएगा, अदरवाइज यहां से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं पहले बात करूंगा आर मिनिमम की। ठीक है, आर मिनिमम की बात करूंगा। वो आपसे आर मिनिमम में कुछ नहीं पूछेंगे, आर मिनिमम की कैलकुलेशन करवाएंगे। आर मिनिमम की मैं बात करूं, मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो क्या होता है, देखो सारे लोग समझो, कॉन्सेप्ट सारे लोग समझ लेना एक बार। मिनिमम, आर मिनिमम की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, आर मिनिमम की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। जब तीनों लाइन का जो इंटरसेक्शन है, जरा सारे लोग ये बताना मेरे को, लिसन वेरी केयरफुली, बहुत ध्यान से बात समझना। 1 मिनट, बहुत ध्यान से क्लोजली बात को समझना पहले। ठीक है, एक ये मेरे पास लाइन है, ठीक है, और एक ये मेरे पास लाइन है, और हमारी ये जो है ये हमारी फीड लाइन है। इस कंडीशन में सर लोग जरा बताओ आर मिनिमम मिल सकता है क्या? इस कंडीशन में आपको आर मिनिमम मिल सकता है क्या? यस और नो, प्लीज टेल मी। ये कंडीशन में आपको आर मिनिमम मिल सकता है?
यस और नो? इस कंडीशन में आपको आर मिनिमम मिल सकता है क्या? इस कंडीशन में आपको आर मिनिमम मिल सकता है क्या? इस कंडीशन में जो आपका स्लोप होगा, क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट आपका आर मिनिमम के लिए मस्ट बी ऑन द इक्विलिब्रियम कर्व। इस बात को सारे लोग समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आर मिनिमम यहां पे नहीं मिलेगा इनकेस आपका इंटरसेक्शन पॉइंट डायगोनल और इक्विलिब्रियम कर्व के बीच में कहीं पे मिल रहा है। इंटरसेक्शन पॉइंट इक्विलिब्रियम कर्व और डायगोनल के बीच में कहीं पे मिल रहा है, तो जो ये होगा ये एक्चुअल रिफ्लेक्स रेशियो आपका होगा, इसका जो स्लोप होगा वो r अपॉन r प्लस 1 होगा। ओके, इस कंडीशन में आपका r मिनिमम नहीं मिल सकता है। इस कंडीशन में आपका r मिनिमम नहीं मिल सकता है। फिर सर किस कंडीशन में आपको r मिनिमम मिलेगा? तो उसके लिए मैं यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। उसके लिए जो आपको r मिनिमम मिलेगा, आपकी जो तीनों लाइनें हैं वो कहां से पास हो? इस इक्विलिब्रियम कर्व से पास हो, इस इक्विलिब्रियम कर्व से पास हो। ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो पॉइंट है, अब यहां से जो इस ऑपरेटिंग लाइन का जो स्लोप होगा वो मिनिमम होगा, आर मिनिमम अपॉन आर मिनिमम प्लस 1। आर मिनिमम के लिए ये जो पॉइंट है ऑपरेटिंग लाइन, जो तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, वो मस्ट बी पास फ्रॉम एक्स डैश कॉमा वाई डैश, मस्ट बी पास फ्रॉम द एक्स डैश कॉमा वाई डैश। इक्विलिब्रियम पॉइंट से पास होना चाहिए। यहां पे आपको आर मिनिमम नहीं मिलेगा। आर मिनिमम कहां पे मिलेगा? जब इस वाले पॉइंट से पास होगा। दिस इज द ब्यूटी ऑफ कैलकुलेशन ऑफ आर मिनिमम। बहुत सारे बच्चे कैलकुलेट कर देते इस वाले पॉइंट से। ये वाले पॉइंट पे आपका एक्स डैश वाई डैश अलग है, इस वाले पॉइंट पर आपका एक्स डैश वाई डैश अलग है। जब आप इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का स्लोप निकालेंगे, जो यहां से रिफ्लेक्स रेशियो निकल के आएगा, याद नहीं करना, कुछ भी नहीं याद करना है आपको। ये वाले पॉइंट पता होंगे, एक्स डैश कॉमा वाई डैश। आपको ये वाला पॉइंट आपको पता होगा, एक्स डी कॉमा एक्स डी, ये वाला पॉइंट आपको पता होगा। गेट 2021 में सवाल पूछा गया है, उन्होंने 2 पॉइंट दे रखे हैं, उन्होंने 2 पॉइंट दे रखे हैं, पता है आपको, 2 पॉइंट दे रखे हैं। तो आपको वो पॉइंट आपको पता करना था कहां से आपको फीड लाइन पास होगी और कहां से आपकी ऑपरेटिंग लाइन पास होगी। वो वाले पॉइंट से आपको रिफ्लेक्स रेशियो निकालना था। 2020 में शायद सवाल वो पूछा गया है, बहुत प्यारा सवाल है। ठीक है, तो अब इन वाले पॉइंट के बीच का जो स्लोप होगा, वहां से जो रिफ्लेक्स रेशियो निकलेगा वो आपका आर मिनिमम होगा। तो इसका रिफ्लेक्स रेशियो कैसे निकालेंगे? आर मिनिमम अपॉन आर मिनिमम प्लस 1। कुछ भी याद नहीं करना है, ये स्लोप होता है। और यहां से आपके पास 2 पॉइंट है, तो क्या स्लोप नहीं निकाल पाओगे? 2 पॉइंट है, बिल्कुल मस्त तरीके से स्लोप निकाल लोगे। एक्स डी माइनस का वाई डैश डिवाइडेड बाई एक्स डी माइनस का एक्स डैश, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सारे पॉइंट्स आपको पता होंगे। यहां से जो रिफ्लेक्स रेशियो निकलेगा वो आपका मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो निकलेगा। क्या निकलेगा? मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो। इट इज द रिफ्लेक्स रेशियो वेयर रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लेट आर इनफाइनाइट। इस वाले पॉइंट पे आप बनाते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे, बनाते चलेंगे, यहाँ पे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लेट कितनी हो जाएंगी? इनफाइनाइट हो जाएंगी। तो पहले आप मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो निकाल लेते हो, फिर आप ऑप्टिमम रिफ्लेक्स रेशियो निकालते हो। जैसे कि एब्जॉर्प्शन में आप कर रहे थे, मिनिमम लिक्विड फ्लो रेट निकाल लिया था, फिर आप एल ऑप्टिमम निकाल रहे थे सम कुछ क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करने के बाद। सिमिलरली यहां पे भी जब आर ऑप्टिमम निकालते हो तो आर मिनिमम में कुछ मल्टीप्लाई कर देते हो 1.4 1.2 टाइम्स। ठीक है, ये कंडीशन आपको गिवन रहेगी गेट में, वहां से आपका आर ऑप्टिमम आ जाता है। तो उस पॉइंट पर आप क्या करते हो? ऑपरेट करते हो। गेटिंग माय पॉइंट? सारे लोगों को कॉन्सेप्ट आ गया? तो यहां से आपका क्या निकल के आ जाएगा? आर मिनिमम। यहां से क्या निकल के आ जाएगा? आर मिनिमम निकल के। ये सवाल आपका गेट में जस्ट इतना पूछा जाता है कि आर मिनिमम कैलकुलेट करके दिखाओ, बस। अब आप ध्यान रखिएगा, ये वो पॉइंट लेंगे जो इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट। समटाइम्स हो सकता है कि यहां पे आपको वाई डैश ना पता हो, समटाइम्स हो सकता है कि आपको वाई डैश ना पता हो। एक मैं क्वेश्चन बनाऊं क्या? आप लोग करेंगे? एक क्वेश्चन बनाऊं क्या? करेंगे? देखो, एक जस्ट मैं अपनी तरफ से आपको एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूं। सारे लोगों को पहले ये बताओ, मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो का कॉन्सेप्ट आ गया समझ में? यस और नो? सारे लोगों को मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो का कॉन्सेप्ट आ गया समझ में? तो जब भी सवाल करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे, कभी भी आपका गलत नहीं हो सकता। एक सवाल मैं छोटा सा आपको बना के दे रहा हूं, एक सवाल मैं छोटा सा इसी क्विज ले लूं।
एक छोटी सी मैं क्विज लूं अपनी तरफ से, जस्ट इस कॉन्सेप्ट के एप्लीकेशन को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। एक छोटी सी मैं क्विज लूं, ठीक है जी। ठीक है, सर लोग बहुत ध्यान से समझेंगे। ये अपना y है और इधर अपना क्या है, x है। बहुत ध्यान से बात को समझेंगे। ये इतना अपने पास डेटा अवेलेबल है, इतना अपने पास डेटा अवेलेबल है। ओके जी, मेरी फीड है इक्विमोलर मिक्सचर। फीड कैसी है, इक्विमोलर मिक्सचर, ठीक है, विथ अल्फा ए बी आपके पास गिवन है 2, ठीक है। फाइंड आउट आर मिनिमम। ये जस्ट मैं क्वेश्चन आपको बना के दिया हूं, आर मिनिमम की कैलकुलेट करो। आर मिनिमम की आपको वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है, आर मिनिमम की वैल्यू आपको कैलकुलेट करके दिखानी है। ये डेटा आपके पास अवेलेबल है। जल्दी से सारे लोग जरा पेन पेपर चलाओ, देखो चला पा रहे हो कि नहीं। अल्फा ए बी की वैल्यू 2 गिवन है, रिलेटिव वॉलेटिलिटी। आर मिनिमम आपको निकालना है, फीड इक्विमोलर मिक्सचर है। ये डेटा आपके पास अवेलेबल है, निकाल पाओगे क्या, देखो। कर पाओ तो बताओ। गुड इवनिंग, मैं अच्छा हूं पंकज। लेट मत आया करो, टाइम से आ जाया करो। सारे लोग टाइम से आओ, सेशन में टाइम से आओ, ठीक है। वन 1.4 फाइन। देखो कैसे किया होगा आपने। सर हमको चाहिए कौन कौन से पॉइंट। आर मिनिमम का मतलब, आर मिनिमम का मतलब, आर मिनिमम का मतलब मैं बोल रहा हूं कि फीड अपनी कैसी है, सैचुरेटेड वेपर है। यहां पे एक चीज मैंने खैर नहीं लिखी है, फीड आपकी है सैचुरेटेड वेपर, मतलब Q = 1 है। फीड और देनी चाहिए थी टेक्निकली, ठीक है। फीड आपकी सैचुरेटेड वेपर है, तो फीड आपकी जब सैचुरेटेड वेपर है तो ये तो यहां से जाएगा, इस तरीके से जाएगी लाइन, ठीक है। और ये इंटरसेक्शन आपको चाहिए, तभी आप लोगों को मिलेगा। ये इंटरसेक्शन चाहिए। हालांकि यहां पे देखो स्टेट बन रही है, स्टेट आप एक्चुअल में ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो स्टेट नहीं आएगी, ठीक है। कुछ ना कुछ इसका स्लोप जरूर होगा। ओके नाउ अब देखना, इसका मतलब अब आपको कौन कौन से पॉइंट चाहिए। ये वाला पॉइंट आपको पता है 0.9, 0.9, ठीक है। ये स्टेट नहीं जाएगा, जब एक्चुअल ग्राफ पे ड्रॉ करेंगे तो स्टेट नहीं जाएगा, क्योंकि डेटा अलग अलग है। यहां पे अभी आपको दिख रहा है फिजिकली स्टेट, लेकिन एक्चुअली स्टेट है नहीं। ये वाला पॉइंट आपको चाहिए, x', y', ये मिल जाए आपका काम हो जाएगा। हमें अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। x', y', x', y' कैसे मिलेंगे बताओ, वो कैसे मिलेंगे, x' और y' कैसे मिलेंगे, प्लीज टेल मी फास्ट, थोड़ा तेज बताओ। x', y' मिलेंगे सर, इक्विमोलर फीड मिक्सचर गिवन है। क्या गिवन है, इक्विमोलर। फीड कैसी है अपनी, इक्विमोलर। तो x' और y' की वैल्यू 0.55 हो जाएगी, यस और नो। x' की वैल्यू 0.5 और y' की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0.5। सारे लोग एग्री कर रहे हो। फीड अपनी क्या है, इक्विमोलर, तो x' की वैल्यू 0.5, y' की 0.5। एवरीवन आर ओके विद दिस, एग्री कर रहे हो। एक बार सारे लोग कमेंट में बोल देंगे यस सर, एक बार सारे लोग कमेंट में बोल देंगे यस सर।
ठीक है, एवरीवन आर ओके विद दिस। भैया फीड क्या है, इक्विमोलर है, तो x डैश की वैल्यू 0.5 और y डैश की वैल्यू 0.5। क्लियर? एक बार सारे लोग थंब लगा देंगे बेहतरीन तरीके से, और थोड़ा फास्ट रिएक्ट करो सारे लोग। यस यार, इतने बच्चे प्रेजेंट हैं, सिर्फ 2 लोगों ने रिएक्ट किया है। इतने लोग प्रेजेंट हैं, सिर्फ 2 लोगों ने रिएक्ट किया है। आई डोंट नो व्हाई। मैं बोल रहा हूं कि फीड अपनी क्या है, इक्विमोलर है। फीड अपनी क्या है, इक्विमोलर है। इसके लिए x डैश इक्वल टू y डैश होगा, यस और नो। बस इतना कमेंट आपको करके बताना है। इनकेस फीड अपनी कैसी है, इक्विमोलर है, तो आपका x डैश विल बी इक्वल टू द y डैश, यस और नो, दैट्स इट। बस इसी पॉइंट को मैं क्यों फोकस कर रहा हूं, क्योंकि ये जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं ये गलत है, तुमको नो बोलना है। जब भी इक्विमोलर, ये जो x डैश y डैश है, ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये फीड के पॉइंट नहीं है, इसका फीड से लेना देना कुछ नहीं है। ये क्या, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ठीक है, आपका क्या हुआ, हीटिंग हुई, वेपर में कितना निकल रहा है, लिक्विड में कितना निकल रहा है, वो है x डैश y डैश। ये फीड से इसका लेना देना नहीं है। इक्विमोलर बोल दिया गया है तो एक्सेप्ट से आपको मतलब होगा, वाई डैश से कोई मतलब नहीं होगा। एक्सेप्ट आपको पता है, एक्सेप्ट आपका पता है, ये सिर्फ आपने गारंटी ले पाई कि एक्सेप्ट सर इक्वल टू 0.5 होगा। इक्विमोलर का मतलब एक्सेप्ट क्या है, इट द मोल फ्रैक्शन ऑफ मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इन द फीड। ये अपना एक्स डैश वाई डैश फीड में नहीं है, ये फीड में नहीं है, आप ध्यान रखिएगा। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये क्या है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जब आपका सेपरेशन, मैक्सिमम सेपरेशन हो गया तो एक्स डैश वाई डैश कितना है, आफ्टर सेपरेशन के बाद है। ये मैक्सिमम सेपरेशन होने के बाद ये वाले पॉइंट है। ये फीड का लेना देना यहां पे है। यस, अब फीड अपनी क्या है, सैचुरेटेड लिक्विड है, तो वाई डिफॉल्ट, फीड आपकी कैसी है, सैचुरेटेड लिक्विड है, तो वाई डिफॉल्ट आपका एक्स डैश इक्वल टू एक्सेप्ट के बराबर हो जा रहा है। इस केस में आपका x डैश इक्वल टू एक्सेप्ट के केस में हो जा रहा है, बिकॉज ऑफ q इक्वल टू 1। इन केस में यहां पे फीड कोई और दे देता ना q इक्वल टू 1 के लिए, तो x डैश इक्वल टू एक्सेप्ट के बराबर नहीं होता। इस बात को सारे लोग समझ पा रहे हो? इन केस में फीड कुछ और दे देता तो x डैश y डैश, x डैश और एक्सेप्ट के बराबर नहीं होता। ओके, यहां पे सैचुरेटेड लिक्विड की वजह से x डैश इक्वल टू आपका एक्सेप्ट के बराबर हो गया। तो इसका मतलब इसका एक तो पॉइंट हमको सर मिल गया 0.5। दूसरा पॉइंट कैसे मिलेगा, रिलेटिव वॉलेटिलिटी से। दूसरा कहां से मिलेगा, इक्विलिब्रियम रिलेशन, y इक्वल टू अल्फा एक्स अपॉन 1 प्लस का अल्फा माइनस 1 एक्स। अल्फा की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू 0.5 है, तो ऊपर 1 आ जाएगा, अपॉन 1 प्लस 2 माइनस 1 1 इंटू 0.5। तो इसका मतलब 1 डिवाइडेड बाई 1.5, ये हटाओ, 0 मतलब 2/3, मतलब 0.67 वैल्यू आ जाएगी। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.67। अब तुम यहां से क्या निकाल पाओगे, स्लोप निकाल पाओगे। अब तुम यहां से क्या निकाल लोगे, इस लाइन का स्लोप क्या होता है, r मिनिमम अपॉन r मिनिमम प्लस इक्वल टू स्लोप y2 माइनस y1, 0.9 माइनस का 0.67 डिवाइडेड बाई 0.9 माइनस का 0.5। यहां से तुम आर मिनिमम कैलकुलेट करना। आधे बच्चे क्या करेंगे, इसी को कैलकुलेट करके फिल करके चले आते हैं। पूछा जाता है मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो, निकाल के स्लोप और भर के चले आते हैं। तो केयर करना, यहां से आपका स्लोप नहीं, यहां से स्लोप निकला है, आर मिनिमम नहीं निकला है। ठीक है, तो आर मिनिमम तुम बताओ कितना आ रहा है जल्दी से। अब बताओ जल्दी से, आर मिनिमम कितना आ रहा है।
नाउ टेल मी द वैल्यू ऑफ आर मिनिमम। सर लोग तेजी से बता देंगे। टेल मी द वैल्यू ऑफ आर मिनिमम। आर मिनिमम आ रहा है सर 1.4। आर मिनिमम आ रहा है 1.4। आर मिनिमम आ रहा है सर 1.4। ठीक है, तो ये कि क्विज थी, शानदार क्विज थी। ओके, काफी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे आर मिनिमम से रिलेटेड। बस इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इस टाइप के आपके सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, डन। चलो अब आ जाओ टोटल रिफ्लक्स रेशियो। अब बात करेंगे किसकी? आर टोटल रिफ्लक्स रेशियो। ठीक है, किसकी बात करेंगे? टोटल रिफ्लक्स रेशियो। ठीक है, टोटल रिफ्लक्स रेशियो दूसरा। आर मिनिमम की बात खत्म हो गई, या तो वहां से सवाल पूछा जाएगा। अब हम बात करेंगे ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आर टोटल। आर टोटल का मतलब क्या हुआ कि जो आप आर टोटल का मतलब क्या हुआ, कंप्लीट आपने रिटर्न कर दिया। जैसे यहां से रिफ्लक्स रेशियो लगा हुआ था, ये एल था और ये डी था। आर टोटल का मतलब आपने डिस्टिलेट जीरो कर दिया। आपने क्या कर दिया? डिस्टिलेट आपने जीरो कर दिया है। आपने डिस्टिलेट जीरो कर दिया है। पूरा का पूरा आपने क्या कर दिया है? रिटर्न कर दिया है। पूरा का पूरा आपने क्या कर दिया है? रिटर्न कर दिया है। तो आर इक्वल टू क्या होता है? एल बाई डी। ठीक है, तो डी टेंस टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, यहां पे डी टेंस टू जीरो हो जाएगा, तो ये आर डी टेंस टू जैसे अपना क्या होगा? जीरो होगा, तो आर टेंस टू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। आर टेंस टू क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा। इसको बोलते हैं टोटल रिफ्लक्स कंडीशन। इसको बोलते हैं टोटल रिफ्लक्स कंडीशन। ठीक है, टोटल रिफ्लक्स कंडीशन। ओके, टोटल रिफ्लक्स कंडीशन, इसको बोलते हैं टोटल रिफ्लक्स कंडीशन। ओके, अब सुनना यहां पे बात, नोट करके बात लिखना सर लोग। टोटल रिफ्लक्स के केस में नोट करके सर लोग बात लिखना। इस केस में डिस्टिलेट आपका जीरो हो गया। ठीक है, डिस्टिलेट आपका जीरो हो गया, डिस्टिलेट जीरो हो गया, तो इसका मतलब जब डिस्टिलेट जीरो हो गया, ठीक है, तब आउटलेट कुछ जा नहीं रहा है। आप एफ डाल रहे हो, वो पूरा पूरा डब्ल्यू तो नहीं निकल सकता। इसका मतलब ना तो आप फीड डालोगे इस केस में, और ना तो आपका डब्ल्यू निकलेगा। तीनों क्या हो जाएंगे? तीनों क्या हो जाएंगे? जीरो। ठीक है, तो ना तो आप डब्ल्यू कुछ निकालोगे, ना तो आप डी डालोगे, सिर्फ क्या करोगे? उसी को रिटर्न करके बार बार उसी में क्या कर दोगे? डाल दोगे। तो ये शुरुआत में करते हैं। ये जब भी डिस्टिलेशन कॉलम स्टार्ट करते हैं तो शुरुआत में टोटल रिफ्लक्स करते हैं। ठीक है, जितना डाला, क्योंकि अभी शुरुआत में उतनी प्योरिटी नहीं मिलेगी, फिर से उसको बैक कर दिया। ठीक है, टू अचीव इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो शुरुआत में ये कंडीशन करते हैं। तो ये कंडीशन किसकी होती है? टोटल रिफ्लक्स रेशियो। अब टोटल रिफ्लक्स रेशियो हो गया, तो इस केस में क्या होता है? रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लेट विल बी मिनिमम। इस केस में जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्लेट होती है क्या होती है? मिनिमम होगी। क्यों? क्योंकि आपका कुछ सेपरेशन हो ही नहीं रहा है इस केस में, तो मिनिमम ही प्लेट लगाई होगी, तभी तो नहीं सेपरेशन हो रहा होगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये बताओ जरा, स्लोप कितना हो जाएगा? आर अपॉन आर प्लस वन कितना हो जाएगा? स्लोप कितना हो जाएगा? टेंस टू कितना? आर टेंस टू इनफाइनाइट, स्लोप विल बी वन। आर जैसे मैं इनफाइनाइट डालूंगा, यहां से आर कॉमन ले लो, आर नीचे से कॉमन ले लो, वन प्लस का वन बाई आर हो जाएगा। ठीक है, और आर आर कैंसिल आउट, आर टेंस टू तुम क्या डालोगे? आर टेंस टू इनफाइनाइट डालोगे, तो ये वैल्यू वन हो जाएगी। तो स्लोप क्या हो जाएगा? वन हो जाएगा। तो वन हो जाएगा, इसका मतलब जो लाइन आपकी दोनों पास होंगी, एक्स डब्ल्यू और एक्स डी की जो दोनों लाइनें पास होंगी, वो इसी डायगोनल से आपकी पास हो जाएंगी। इसी डायगोनल से पास हो जाएंगी। तो जो लाइन आपकी पास होंगी, वो इसी डायगोनल से आपकी दोनों लाइनें पास हो जाएंगी। ठीक है, तो जो भी तुम्हारा नंबर ऑफ प्लेट आएंगी, इस केस में क्या आएंगी? मिनिमम आएंगी। मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स आएंगी। या तो इस फिगर से आप निकाल सकते हो, या तो इस फिगर से आप निकाल सकते हो। वहां पे फिगर तो गिवन नहीं होगा, ना तो चार्ट गिवन होगा। तो अब ये मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेस, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रेस क्या होंगी? एन मिनिमम। मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेस यहां पे लगेंगी। तो इन मिनिमम नंबर ऑफ ट्रेस को आप निकालोगे कैसे? ठीक है, वाई थ्योरेटिकली, क्योंकि गेट के एग्जाम में ये तो चलो ठीक है, बीटेक में तो आप कैलकुलेट कर लेते होगे, लेकिन गेट के एग्जाम में आपके पास फिगर तो होगा नहीं, फिगर होगा नहीं। तो उन मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे थ्योरेटिकली? तो उसके लिए एक इक्वेशन होती है, कौन सी? फेंस की इक्वेशन। उसके लिए एक इक्वेशन होती है, कौन सी?
फेंस्की इक्वेशन, सो दैट कि आप ये रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ट्रे हैं वो आप कैलकुलेट कर पाओ। तो हेडिंग डालेंगे सारे लोग फेंस्की इक्वेशन, फेंस्की इक्वेशन। ठीक है, ये आपका सवाल पूछा गया है गेट 2000 अभी लास्ट ईयर 21 में पूछा गया था, 2021 में सवाल पूछा गया था। यस, 2021 में 2 नंबर का सवाल पूछा गया था, 2 मार्क का यहां से। तो फेंस्की इक्वेशन क्या होती है, nm+1 इक्वल टू ln xd इंटू 1 माइनस का xw डिवाइडेड बाई xw इंटू 1 माइनस का xd, याद कर लेंगे सारे लोग, अपॉन ln अल्फा ab, अल्फा ab एवरेज होता है। ठीक है, आपको अल्फा ab दोनों टॉप और बॉटम का सेम दिया जाएगा। ये जस्ट आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए। तो जिस तरीके से अल्फा का ट्रेंड होता है वो ये चीज लिखी है, एक्स डी अपॉन 1 माइनस एक्स डी एक्स डब्ल्यू, इसको नीचे डाल देंगे 1 माइनस का एक्स डब्ल्यू। ठीक है, तो वाई अपॉन 1 माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ठीक है, तो वही चीज लिखी हुई है। जो ये होता है एनएम, एनएम क्या होता है, मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट इन द कॉलम, और जो ये ऐड होता है ये होता है पार्शियल रिवॉल्वर, पार्शियल रिवॉल्वर, पार्शियल रिवॉल्वर। ये किसका होता है, पार्शियल रिवॉल्वर। ठीक है, एवरेज होता है, ये एवरेज आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए कभी नहीं बोलेगा। ठीक है, ये बोलेगा कि जो रिलेटिव वॉलेटिलिटी है वो पूरे कॉलम में क्या है, कांस्टेंट है। ठीक, वो क्या है, कांस्टेंट है। डन। तो ये फेंस्की इक्वेशन आपको बेसिकली याद रखनी है, यहां से आप मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स आप कैलकुलेट कर लोगे, मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स आप कैलकुलेट कर लो। ठीक है, जस्ट गो थ्रू एक बार इक्वेशन से हो जाओ, गो थ्रू एक बार इक्वेशन से हो जाओ। इसमें भी बहुत सारे केस होते हैं, पार्शियल रिवॉल्वर, टोटल कंडेंसर, टोटल रिवॉल्वर। ठीक है, पार्शियल को हटा दें, टोटल लगा दें, टोटल लगा दें, तो पार्शियल फिर कॉलम के अंदर कितनी होती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे वेरिएशन है, कभी लेक्चर मेरे उसमें देखना जाके। ये जस्ट गो थ्रू एक बार हो जाओ कि मोटा मोटा आप लोगों को बताओ कि कम से कम इतना तो आता ही है। जो इसमें वेरिएशन है वो जनरली गेट में ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, लेकिन इनसे आपको अवेयर होना है। तो ये आपको अवेयर होने के लिए फिर इस पर भी बहुत सारी बात, अभी ये फेंस्की इक्वेशन इतनी जल्दी कैसे खत्म हो सकता है। डिस्टिलेशन तो 15 लेक्चर लगते हैं डिस्टिलेशन को खत्म करने, मैं 2 लेक्चर में खत्म कर रहा हूं। तो मैं सिर्फ आपको मोटा मोटा पढ़ा के क्या कर रहा हूं, एक बार रिकॉल सारी चीजें करवा दे रहा हूं। अदरवाइज इसमें बात करने के ऊपर आ जाए तो इसमें भी बात बहुत लंबी है करने के लिए। टोटल रिफ्लेक्स नहीं, टोटल रिवॉल्वर, टोटल रिवॉल्वर के कंसीडर में ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्चुअली उसमें भी चले जाओगे तो बहुत होता है। देखो मैं बता देता हूं थोड़ा, जैसे टोटल ये पार्शियल रिवॉल्वर, मतलब स्टेज का मतलब क्या हुआ, स्टेज का मतलब ये होता है कि जहां पे आपका सेपरेशन हो रहा हो वाई और एक्स में। ठीक है, जहां पे भी आपका सेपरेशन हो रहा हो वाई और एक्स में, तो जब भी पार्शियल रिवॉल्वर होगा तो वहां पे सेपरेशन देखने को मिलता है। तो जहां पे सेपरेशन हो रहा है तो वो जो रिवॉल्वर है वो आपका क्या काम कर रहा है, वो क्या काम कर रहा है, स्टेज का काम कर रहा है। तो इस वजह से यहां पे ऐड हो जाता है। जब आप टोटल रिवॉल्वर की बात करते हो तो जो रिवॉल्वर आपने लगाया है उसमें आपका वाई और एक्स में कुछ भी आपको सेपरेशन नहीं देखने को मिलेगा। क्यों, टोटल लगा दिया है। ठीक है, टोटल रिवॉल्वर लगा दिया है, तो उस केस में आपका सेपरेशन देखने को नहीं मिलेगा। तो तब सेपरेशन नहीं होगा तो वो स्टेज क्यों काम करेगा, स्टेज की तरीके से काम ही नहीं करेगा। तो टोटल रिवॉल्वर के केस में इस वजह से यहाँ पे ऐड नहीं करते। यस, टोटल कंडेंसर एंड पार्शियल। ठीक है, तो जहां पे सेपरेशन होता है, ठीक है, जहां पे सेपरेशन होता है उसको मैक्ट एज स्टेज काम कर मानते हैं। तो इस वजह से ये ऐसा होता है, ये रीजन रहता है उसके पीछे। ठीक है, बुक वगैरह में लिखा हुआ है, पढ़ सकते। तो ये केस क्या हो गए, तो दोनों, ये एक तो यहां से सवाल पूछा जाता है, और इससे भी जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कॉन्सेप्ट ऑफ द मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो। दोनों बातें आ गई सारे लोगों को समझ में। तो मिनिमम रिफ्लेक्स रेशियो और टोटल रिफ्लेक्स रेशियो, ये दोनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज आपका सवाल पूछा जाएगा उधर से रेक्टिफाइंग से स्लोप वगैरह पूछा जाएगा, स्टेपिंग के स्लोप वगैरह बात कर सकते हैं। ठीक है, फीड लाइन, रेक्टिफाइंग और
स्ट्रिपिंग, तीनों को मिला के सवाल आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, फीड लाइन, स्ट्रिपिंग और इनरिचिंग, तीनों को कॉम्बिनेशन मिला के एक सवाल बनाया जा सकता है। मिनिमम रिफ्लक्स रेशियो का सवाल बनाया जा सकता है, टोटल रिफ्लक्स रेशियो का सवाल बनाया जा सकता है। ये पॉसिबिलिटी होती है ज्यादातर सवाल बनने की। इसके बाद क्या होगा, यहां से सवाल नहीं बना तो एक आता है बैच डिस्टिलेशन। क्या आता है, बैच डिस्टिलेशन। तो हेडिंग सारे लोग डालेंगे, या तो यहां से सवाल बनेगा तो 95% चांस होते हैं इस वाले जोन से आपका सवाल फंसेगा। ठीक है, गेट में यहां से नहीं आया तो यहां से आपका पूछ सकते हैं बैच डिस्टिलेशन से। ठीक है, कहां से पूछ सकते हैं, बैच डिस्टिलेशन से। तो हेडिंग डालेंगे सारे लोग बैच डिस्टिलेशन, हेडिंग डालेंगे सारे लोग बैच डिस्टिलेशन, आपका सवाल यहां से पूछ सकते हैं। कंडेंसर या रिवॉल्वर ड्यूटी से भी थ्योरेटिकल सवाल आ सकता है। टोटल रिफ्लक्स में, ओके वेरी नाइस, बहुत बढ़िया आप डिस्कस कर रहे हैं सर। टोटल रिफ्लक्स में तो कोई रिफ्लक्स या बॉटम नहीं निकालते हैं, तो सब टोटल कंडेंसर या रिवॉल्वर मान ही सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो, आउटलेट ना निकालने का मतलब ये नहीं है कि आप बॉइलिंग नहीं करोगे। आपको स्टार्ट में क्या चाहिए, इक्विलिब्रियम तो चाहिए ना। आपको शुरुआत में इनरिचमेंट तो सिस्टम के अंदर चाहिए, आपको सिस्टम की थर्मोडायनामिक्स को तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो आपको कंडेंसर भी लगाना है। टोटल कंडेंसर लगाओगे कि पार्शियल कंडेंसर लगाओगे, वो अलग सिचुएशन होती है कि कब लगाते हैं टोटल कंडेंसर, कब लगाते हैं पार्शियल कंडेंसर। ठीक है, वो एक अलग थ्योरेटिकल बात है। पार्शियल रिवॉल्वर और टोटल रिवॉल्वर कब लगाते हैं वो अलग चीज़ है। लेकिन पार्शियल रिवॉल्वर टोटल रिवॉल्वर लगने से इसका मतलब ये नहीं है कि आप कोई चीज़ बाहर नहीं निकाल रहे हैं तो पार्शियल रिवॉल्वर नहीं लगाएंगे। आप नहीं भी निकाल रहे हैं कोई बात नहीं, सिस्टम के अंदर आपको थर्मोडायनामिक्स मेंटेन करने के लिए आपको बॉइलिंग करनी पड़ेगी। तो बॉइलिंग करोगे तो तुम रिवॉल्वर लगाओगे। अब वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिपेंड करेगा कि तुम पार्शियल रिवॉल्वर लगा रहे हो कि टोटल रिवॉल्वर लगा रहे हो कि तुम रिवॉल्वर ही नहीं लगा रहे हो, ओपन स्टीम दे रहे हो, है ना। वो तो तुम्हारी सिचुएशन के हिसाब से डिपेंड करेगी कि आपकी कंपोनेंट, आपकी फीड कैसी है। ठीक है, उसमें किस टाइप के कंपोनेंट हैं। तो समटाइम्स तो ओपन स्टीम दे देते हैं, रिवॉल्वर नहीं भी लगाते हैं। ओके, ओपन स्टीम दे देते हैं, तो वो एक अलग केस है। इफ लोड इज इंक्रीजिंग इन रिच देन लोड, देखो लोड तुम किसको बोल रहे हो, लोड तुम किसको बोल रहे हो, लोड तुम बोल रहे हो मोर वोलेटाइल कंपोनेंट इनकेस ज्यादा मिल रहा है तो तुम्हारे लिए अच्छी बात है। ठीक है, उसको तुम इनरिच, लोड किसको बोल रहे हो, लोड का मतलब प्रेशर बढ़ना। प्रेशर बढ़ रहे हो तो आप प्रेशर को रिड्यूसर लगा के आप प्रेशर कम कर सकते हो। इनकेस और ज्यादा लोड बढ़ रहा है, लोड बढ़ने का मतलब क्या हो गया, सपोज कर लो कि वेपर बहुत ज्यादा फॉर्म होने लगी। तो वेपर जब बहुत ज्यादा फॉर्म होने लगती है तो रिवॉल्वर ड्यूटी आप कम कर सकते हो। एक ये तरीका है लोड कम करने का। यस, ओपन स्टीम के केस में +1 आने का कोई मतलब ही नहीं है, ओनली एनएम आएगा। ठीक है, सिर्फ लोडिंग। ओके, यस, एनी अदर क्वेश्चन। चलो आगे बढ़े। हेडिंग डालेंगे सारे लोग बैच डिस्टिलेशन, हेडिंग डालेंगे सारे लोग बैच डिस्टिलेशन। बैच डिस्टिलेशन का एक नाम और होता है क्या, डिफरेंशियल डिस्टिलेशन। इसको किसने डिजाइन किया था, रेले ने। तो उन्होंने बोल दिया कि भैया मेरी रेले इक्वेशन। ठीक है, तो रेले इक्वेशन, बैच डिस्टिलेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये तीनों नाम से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो आपको बेसिकली याद क्या रखना है, बैच डिस्टिलेशन में एक इक्वेशन है रेले इक्वेशन, उसको आपको याद रखना है। तो सारे लोग नोट करके बात लिख लो, रेले इक्वेशन। रेले इक्वेशन ये आपको याद रखनी है। तो रेले इक्वेशन होती क्या है, जस्ट ये रिमेंबर आपको याद रखनी है। ln f/w, डेरिवेशन अभी यहां पे नहीं करवाएंगे, डेरिवेशन करवाया हुआ है, आप लोग देख लेना। xw2 एक्सेप्ट, डेरिवेशन की कोई नीड भी नहीं है, dx/y इक्विलिब्रियम माइनस का x। इसको NTUOG से आप, बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, देखो दोनों चीजें एक साथ लिख लिया करो। समटाइम्स क्या होता है, आप लोग इसको भी लिखा करो यहीं पे, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। NTUOG क्या होता है, वाई कैपिटल वाई
2 कैपिटल Y1 dy अपॉन, वहां पे भी आपका क्या होता है बताओ, वहां पे क्या होता है, वहां पे क्या होता है, y माइनस का y इक्विलिब्रियम, y माइनस का y इक्विलिब्रियम। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक साथ तब पढ़ते नहीं है, तो यहां पे रेले इक्वेशन में एंटी यूओजी लिखते हैं और यहां पे ये लिखते हैं, तो दोनों को एक साथ आपको पढ़ना है। तो रेले इक्वेशन में यहां पे क्या आता है, dx आता है, यहां पे dy आता है, यहां पे y इक्विलिब्रियम माइनस x आता है, मतलब पूरी फॉर्म आपकी x के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि y इक्विलिब्रियम इज द फंक्शन ऑफ x, y इक्विलिब्रियम इज द फंक्शन ऑफ x होगा, मतलब मैं बोलूं कि जो y इक्विलिब्रियम होगा mx प्लस c, जनरली स्ट्रेट लाइन आपको गिवन होगी, ठीक है। तो ये वाली पूरी फॉर्म किस में आ जाएगी, आपकी x में आ जाएगी, ये वाली पूरी फॉर्म भी आपको x में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, यहां पे कन्वर्ट करने की नीड नहीं होती, यहां पे कन्वर्ट करना पड़ता है। तो दोनों चीजें कनेक्ट करके आप लोग पढ़ना। होता क्या है, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसकी जगह यहां पे लिख देते हैं x माइनस एक्स इक्विलिब्रियम, ओके, तो बी केयरफुल अबाउट दैट, इन दोनों को थोड़ा अलग अलग से पढ़ लेना। ये रेले इक्वेशन होती है, ये एनटीओजी होता है, और दोनों इंपॉर्टेंट है, कोई एक इक्वेशन ऐसी नहीं है जो कम इंपॉर्टेंट हो, दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सेशन को सारे लोग लाइक कर देंगे जिन लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है, और सेशन को आप लोग शेयर कर दिया करो यार, अपने कॉलेज के एटलीस्ट ग्रुप में तो शेयर कर ही दिया करो, ठीक है। चल, तो दोनों इक्वेशंस हो गई। यहाँ पे क्या है, ये फीड है एक्स डब्ल्यू, इसको देखो याद कैसे रखेंगे, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, इसको याद कैसे रखेंगे। यहाँ पे देखो डब्ल्यू आता है तो यहाँ पे नीचे डब्ल्यू आएगा, यहाँ पे एफ आता है तो यहाँ पे एक्स एफ आएगा, इस तरीके से इसको याद रख सकते हो, ठीक है, इस टेक्निक से। कहीं पे भी एक्स डी नहीं इसमें घुसा देना, पता चला तुम एक्स डी डाल रहे हो, यहाँ पे भी कहीं पे पूरे पिक्चर में एक्स डी नहीं आता है, एक्स डी नहीं आता है, ये आपको निकालना पड़ता है बाद में, ये आपको बाद में निकालना पड़ता है ओवरऑल कंपोनेंट बैलेंस से, ठीक है। यहां पे आता नहीं है तो यहां से तुम W निकाल लोगे, ओके, ये रिलेशन आपको गिवन होगा, यहां पे पुट करोगे, इजीली तरीके से ये हो जाता है, कोई ऐसी बड़ी इक्वेशन नहीं देंगे जो आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। यस, इनकेस उन्होंने अल्फा दे दिया है तब फिर फंस जाओगे आप, अल्फा दे दिया है तो तुम y इक्विलिब्रियम कैसे लिखोगे, अल्फा x अपॉन 1 प्लस का अल्फा माइनस 1 इंटू एक्स। अब यहां से तुम्हारे लिए मैथमेटिक्स थोड़ा टफ हो जाएगी, तो कभी भी ऐसा अल्फा देते नहीं है इस केस में, इस केस में हमेशा ये वाला इक्विलिब्रियम रिलेशन देते हैं। अल्फा दे सकते हैं, अल्फा दे देंगे तो तुम ये वाला रिलेशन यहाँ पे उठा के रखोगे, अब फिर तुम इंटीग्रेशन में तुम चकरा जाओगे, फिर तुम इंटीग्रेशन तुम्हारे लिए थोड़ा टफ पड़ जाएगा। हालांकि टफ वो भी नहीं है, मैंने एक बार कर किया है, ज्यादा टफ नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी आप लोग तो बिल्कुल कैलकुलेशन करने ही नहीं चाहते हो, तो इस वजह से वो स्ट्रेट लाइन दे देते हैं, स्ट्रेट लाइन की ही कर लो, वही बड़ी बात है ठीक है। गेट की तैयारी करते करते गेट के सवाल लगाते हैं, तो इस वजह से होता क्या है, बच्चे थोड़े बड़ा सवाल आ जाता है तो थोड़ा मतलब उसको स्किप करने की कोशिश करते हैं। आप लोग टेक्स्ट बुक के, इसी वजह से मैं इन्वॉल्व करता हूं आप लोगों की, टेक्स्ट बुक के सवाल लगाओ। टेक्स्ट बुक से क्या हो जाएगा कि जब कभी कोई ज्यादा कैलकुलेटिव वाला सवाल आएगा तो तुम्हारे अंदर हिम्मत रहेगी वो करने की। इसी वजह से मैंने MR100 सीरीज जानबूझ के मैंने PYQ उसमें नहीं रखे, उसके पीछे रीजन यही था कि आपके अंदर मुझे हिम्मत जगानी थी कि बड़ी बड़ी कैलकुलेशन कर पाओ। तब गेट में कोई लंबा सवाल फंस जाता है तो तुम उसको स्किप करके आगे बढ़ जाते हो, और जो बच्चे उसको भी बहुत तेजी से सॉल्व करते हैं और आगे वाले क्वेश्चंस भी बहुत तेजी से करते हैं तो उनका अटेम्प्ट बहुत अच्छा चला जाता है, रैंक आगे बढ़ जाती है। तो मैंने जानबूझ के बड़े बड़े क्वेश्चंस इस बार करवाए हैं, BK दत्ता के बड़े बड़े क्वेश्चंस लिए हैं, IPC में भी कफनर के बहुत बड़े बड़े करवाए कि आपका पहले तो डर भागे बड़े बड़े क्वेश्चंस को। जब आप बड़े बड़े क्वेश्चंस देख लेते हो तो एकदम से अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हो, तो इसी वजह से मैंने जानबूझ के आपको वो ट्रेंड किया है उस तरीके से। तो आप बड़ा ऐसा है नहीं, लेकिन ये चीज आ जाती है तो छोड़ दोगे आप, ओके। तो वो चीज आपका पहले तो डर भागना चाहिए कि बड़े सवाल आओ तो उसको स्किप ना करो जल्दी से, ठीक है। चलो, इतनी बात हो गई। तो बैच डिस्टिलेशन में सिर्फ आपको इतना पता रखना है, आराम से सवाल बन जाएगा। इसके बाद लास्ट टॉपिक आपका इसके बाद बचता है इफिशियंसी। यस, वो ये चीज है गेट में, वो उस पर इतना काम किया गया है, उसको 2-3 बार आप लोग सारे लोग लगा लो। उसमें थिंक यही डाली गई है कि वो चीज तुम्हारे अंदर डेवलप भी हो जाए, ठीक है, और आपके सोचने की प्रवृत्ति बढ़े। चाहता तो मैं यार PYQ भी सॉल्व करवा सकता था आपको, PYQ क्यों नहीं सॉल्व करवाए, क्योंकि यार PYQ में आपका दिमाग नहीं एक्चुअली चलेगा। जब आपके पास नया सवाल होगा तो उसमें आपका दिमाग चलेगा, और गेट में PYQ नहीं आने वाला है, नया सवाल आने वाला है, ठीक है। यस, कॉन्सेप्ट तो वही रहता है, लेकिन आपके पास सवाल नया आएगा। जब सवाल नया आएगा तो इसका मतलब आप एक बार पढ़ोगे अच्छे से, सोचोगे अच्छे से, और फिर कैसे प्लान एग्जीक्यूट करना है वो आपको आना चाहिए समझ में, ठीक है। तो ये चीज आप कर लोगे तो फिर समझ लो आप आगे काफी निकल जाओगे। नाउ
सेकंड लास्ट टॉपिक की मैं बात करूंगा यहां पे इफिशियंसी। ठीक है, ये यार यहां से सवाल एक बार पूछा गया है तो इस वजह से इस वाले पार्ट को भी मैं कवर करूंगा। इफिशियंसी, ठीक है, तीन टाइप की आपने इफिशियंसी देखी होगी। इफिशियंसी आपने तीन टाइप की देखी होंगी। एक आपने देखी है ओवरऑल इफिशियंसी। ओवरऑल इफिशियंसी, ओवरऑल इफिशियंसी क्या होता है, कोई मेरे को बताएगा? ओवरऑल इफिशियंसी क्या होता है? पूरे कॉलम के हम लोग इफिशियंसी देखते हैं। ओवरऑल इफिशियंसी में पूरे कॉलम की इफिशियंसी देखते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल इफिशियंसी किसको बोलते हैं? ओवरऑल इफिशियंसी में क्या आता है, कोई मेरे को यहां पे जल्दी से बताएगा? व्हाट इज द ओवरऑल इफिशियंसी, प्लीज टेल मी। थोड़ा तो यार पढ़ी होगी। थ्योरेटिकल अपॉन एक्चुअल। थ्योरेटिकल का मतलब होता है जो प्लेट आप कैलकुलेट, जो आप थ्योरेटिकल का मतलब जो आप किससे निकाल रहे हो, आप बाया कैलकुलेशन निकाल रहे हो, बाया कैलकुलेशन निकाल रहे हो। थ्योरेटिकल या आइडियल? यस, थ्योरेटिकल और आइडियल नंबर ऑफ ट्रेस, ठीक है, जो आप कैलकुलेशन से निकाल रहे हो अपॉन एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रेस, एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रेस, ठीक है। तो इफिशियंसी आपको जब भी डिजाइनर होता है आपको सिस्टम की इफिशियंसी दे देता है कि भैया ये कॉलम है, इसकी इफिशियंसी इतनी है, लिखी रहती है, ठीक है, इफिशियंसी आपको दे देता है। तो यहां से आप थ्योरेटिकली आप कैलकुलेट करते हो तो एक्चुअल में अब आपको कितनी इंस्टॉल करनी है वो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। आप ये थ्योरेटिकली निकाल लेते हो क्योंकि इससे तो ज्यादा ही लगने वाली है एक्चुअल में, तो थ्योरेटिकली तो कम निकलेंगी क्योंकि यहाँ पे तो आपने बहुत सारे एजम्पशन ले रखे हैं। जो थ्योरेटिकल आपने कैलकुलेट करी है उसमें तो बहुत सारे एजम्पशन मेंशन है ना, ओके। तो थ्योरेटिकल एक्चुअल के तो बराबर होंगी नहीं, तो एक्चुअल में तो ज्यादा लगेंगी। तो इफिशियंसी आपकी 70% 80% जो भी रही होगी वो डिवाइड कर दोगे, यहां से आप एक्चुअल नंबर ऑफ ट्रेस निकाल लोगे, ठीक है। यस, ये आपकी एक से कम होगी। दूसरा ओवरऑल इफिशियंसी। दूसरा मैं पॉइंट की बात करूंगा मर्फी इफिशियंसी, जो कि आपसे पूछी जा सकती है। एनएम, मर्फी इफिशियंसी। मर्फी इफिशियंसी ये क्या होता है? ये किसी दो प्लेट के बीच में हम लोग इफिशियंसी कैलकुलेट करते हैं। कैसे? एक्चुअल सेपरेशन YN और एक्चुअल सेपरेशन माइनस मैक्सिमम सेपरेशन। ये n प्लेट है, ये n+1 है, YN+1, और ये क्या हो जाएगा XN, और ये क्या हो जाएगा XN+1। एक्चुअल सेपरेशन अपॉन मैक्सिमम सेपरेशन। एक्चुअल सेपरेशन कितना हो रहा होगा? YN माइनस का YN+1, ये एक्चुअल सेपरेशन है। मैक्सिमम सेपरेशन कितना होगा? YN माइनस का YN+1। मैक्सिमम कितना होगा? जब ये वाला जो कंपोजिशन है इसके साथ इक्विलिब्रियम में आ जाए, इसके साथ किस में आ जाए? इक्विलिब्रियम में आ जाए, तो क्या आ जाएगा? स्टार आ जाएगा। YN माइनस YN+1, YN माइनस का YN+1। YN स्टार कैसे निकालेंगे? YN स्टार कैसे निकालेंगे? आपको इस प्लेट की अल्फा गिवन रहेगा, तो अल्फा XN अपॉन 1 प्लस का अल्फा -1 इंटू XN। इस तरीके से आप YN स्टार निकाल लेंगे, यहां पे पुट कर देंगे और आपकी मर्फी इफिशियंसी निकल के आ जाएगी। दिस कैन बी ग्रेटर देन 1, कैन बी लेस देन 1। NM ये आपकी एक से ज्यादा भी हो सकती है, NM ये आपकी एक से कम भी हो सकती है। समझ में आ रहा है सर लोगों को? ठीक, NM इज ग्रेटर देन 1, ये एक से ज्यादा भी हो सकती है, एक से कम भी हो सकती है, वो टॉप सेक्शन में डिपेंड करता है कैसे ड्राइविंग फोर्स अवेलेबल है, ठीक है। हो गया, ठीक है। पॉइंट इफिशियंसी में कुछ नहीं है, सिंपल मर्फी इफिशियंसी की तरीके से होता है। पॉइंट में क्या आ जाएगा कि पर्टिकुलर पॉइंट की इफिशियंसी, तो यहां पे P आ जाएगा, 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 कुछ करनी नहीं है अलग से, दैट्स इट, ठीक है। तो या तो ये आपसे पूछा जाएगा या तो ये पूछा जाएगा, ओके। यहां पे इफिशियंसी गिवन होगी, एक्चुअल नंबर ऑफ प्लेट पूछी जाएंगी। थ्योरेटिकल नंबर ऑफ प्लेट आप कहां से निकालोगे? आपसे बोलेगा कि आपका जो कॉलम है कैसे ऑपरेट हो रहा है? टोटल रिफ्लक्स पर ऑपरेट हो रहा है, तो तुम थ्योरेटिकल कैसे निकालोगे? फेंस की इक्वेशन से। ये कहां से निकालोगे? फेंस की इक्वेशन से। ये फेंस की इक्वेशन से आप निकाल लोगे, ये आपके पास गिवन होगी, आप एक्चुअल नंबर ऑफ प्लेट निकाल लोगे। क्वेश्चन में मेंशन होगा कि अपना जो कॉलम है टोटल रिफ्लक्स पर ऑपरेट हो रहा है, तो तुम थ्योरेटिकल प्लेट कैसे निकालोगे? फेंस की इक्वेशन से। वो यहां पे पुट करोगे, इफिशियंसी आपको गिवन होगी, यहां से एक्चुअल नंबर ऑफ प्लेट इन केस फ्यूचर में हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए,
ठीक है, ज्यादातर ये सवाल पूछा जाता है। MR100 सीरीज में देखना जाके, इसका एक सवाल मैंने करवाया है, बहुत प्यारा सवाल करवाया है, बहुत प्यारा सवाल है। MR100 सीरीज में एक बार जाना, प्रैक्टिस करना है तो कर लेना जाके, एक दो बार उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हो। बेस्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका जो बेस्ट क्वेश्चन हो सकता है ये आपका MR100 सीरीज में गिवन है, ठीक है। इसका बेहतरीन सवाल अभी तक का जो हो सकता है, जिन बच्चों ने किया होगा, आंसर शायद 68 पॉइंट समथिंग करके है उसका। बहुत अच्छा सवाल है, आप लोग चाहो तो उसको एक बार ट्राई करना जाके, ठीक है। तो इफिशियंसी, नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ द डिस्टिलेशन कॉलम। या तो यहां से सवाल पूछा जाएगा इफिशियंसी से, या तो एक सवाल आपका पूछा जा सकता है कि डिजाइन से। डिजाइन से, हालांकि डिजाइन वाला पार्ट काफी है, 7-8 लेक्चर मैंने ले रखे हैं डिस्टिलेशन डिजाइन पर, लेकिन फिर भी चलो मैं थोड़ा ओवरव्यू आप लोगों को दे देता हूं। कैलकुलेशन ऑफ द डायामीटर ऑफ द कॉलम, इसका सवाल आप लोगों का पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका सवाल आप लोगों का पूछा जा सकता है, कैलकुलेशन ऑफ द डायामीटर ऑफ द कॉलम। तो डायामीटर कैसे कैलकुलेट करता है, कोई मेरे को बताएगा? कॉलम का डायामीटर कैसे कैलकुलेट होता है? कॉलम का डायामीटर कैसे कैलकुलेट होता है? एनीवन प्लीज टेल मी, डायामीटर कैसे कैलकुलेट होता है? गुड इवनिंग भैया। डायामीटर कैसे कैलकुलेट होता है, कोई बताएगा? डायामीटर कैसे कैलकुलेट करते हैं, बोलो। यस, डिप्लोमा वाले बच्चे देख सकते हैं। एक मिनट, थोड़ा बोर्ड गड़बड़ कर रहा है, ठीक है। कैलकुलेशन ऑफ डायामीटर ऑफ द कॉलम। तो देखो, बात समझो सर, बहुत आराम से। कॉलम पहले समझ लो। ये सपोज कर लो कि आपका डिस्टिलेशन कॉलम है, ठीक है, और डिस्टिलेशन कॉलम है तो आप लोगों को पता है इस तरीके से आपकी प्लेट लगी होती है, इस तरीके से बीच में रहता है और डाउन कमर रहता है, ठीक है, इस तरीके से रहता है, ओके। इस तरीके से अपना लिक्विड का फ्लो रेट रहता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होती है, परफोरेटेड होती है, यहाँ पे होल्स होते हैं, ठीक है। और यहाँ से अपनी क्या जाती है, वेपर जाती है, यहाँ से अपनी क्या जाती है, वेपर्स जाती है, ठीक है। और यहाँ से क्या आता है, लिक्विड आता है, यहाँ से क्या आता है, लिक्विड आता है, ओके। तो जिसमें वेपर जाती है उस सेक्शन को बोलते हैं नेट एरिया। जितने सेक्शन में आपकी जो वेपर फ्लो होती है, इस सेक्शन को बोलते हैं नेट एरिया। इसको क्या बोलते हैं, नेट एरिया, ठीक है। नेट एरिया, नेट एरिया किससे एसोसिएटेड होता है, बाय द वेपर फ्लो रेट, वेपर फ्लो रेट, ठीक है। ये हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वेपर फ्लो रेट से। डाउन कमर एरिया, ये होता है डाउन कमर एरिया, ठीक है। डाउन कमर एरिया क्या इसमें क्या फ्लो रेट, तो लिक्विड फ्लो रेट, लिक्विड फ्लो रेट। ये कुछ बातें हैं समझने वाली, ठीक है। क्रॉस सेक्शनल एरिया, टोटल कैसे एरिया निकालेंगे, दोनों को ऐड करके, नेट एरिया प्लस का डाउन, ठीक है। डाउन कमर एरिया आप लोगों को दे देते हैं, डाउन कमर एरिया दे देते हैं कि 10% ऑफ द टोटल एरिया का है, 15% ऑफ द टोटल एरिया का है, ठीक है। तो ए डाउन कमर आपका जनरली होता है 10 to 20% ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहां से तो तुम्हारा डाउन कमर एरिया तो तुम आराम से यहां पे रख दोगे, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया के टर्म में आप लोगों का आ जाएगा, ओके। पॉइंट फंसता है इस नेट एरिया को निकालना। ये नेट एरिया आपका निकल आया तो आपका काम हो जाएगा। नेट एरिया कैसे निकलेगा, वेपर फ्लो रेट से। कैसे निकलेगा आपका, वेपर फ्लो रेट से। तो बस इसी का गेम है। नेट एरिया आपका निकल के आ गया तो यहां पे तुमने रख दिया डाउन कमर एरिया, इसका आ गया परसेंटेज, तो इसकी तो पूरा क्रॉस सेक्शनल एरिया में ये वाला इट इज द फंक्शन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो इधर आके माइनस हो जाएगा। अब पॉइंट किसका फंसा हुआ है, नेट एरिया का। अब तुम नेट एरिया किससे एसोसिएटेड होता है, बाय द वेपर फ्लो रेट।
तो मास फ्लो रेट आप लोग कैसे लिखते हो? मास फ्लो रेट ऑफ द वेपर मैं कैसे लिखूंगा? डेंसिटी ऑफ द वेपर इंटू एरिया कौन सा आएगा? नेट एरिया आएगा, इंटू रो ए इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑपरेटिंग वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या आएगा? ऑपरेटिंग वेलोसिटी आएगी। ठीक है, आपकी कौन सी आएगी? ऑपरेटिंग वेलोसिटी। यहां से आप क्या निकाल लोगे? मास फ्लो रेट आपको वेपर का गिवन होगा, डेंसिटी वेपर की गिवन होगी, ऑपरेटिंग वेलोसिटी आपको गिवन होगी दोनों सेक्शन की। ठीक है, अलग अलग सेक्शन की निकाली जाती है, तो हो सकता है कि आपको किसी एक सेक्शन की ऑपरेटिंग वेलोसिटी दे दे। ठीक है, वो और ऑपरेटिंग जो वेलोसिटी होगा, जो बी ऑपरेटिंग होगा, ये होगा, ठीक है, 50 से 70% ऑफ द फ्लडिंग वेलोसिटी। ठीक है, ये हो सकता है, ये वाला रिलेशन आपको, ये सब डिजाइन का पार्ट है, ये सब आपको मेंशन करेगा कि फ्लडिंग वेलोसिटी का इतने परसेंट आपका क्या है? ऑपरेटिंग वेलोसिटी। इस ऑपरेटिंग वेलोसिटी को यहां पे पुट करोगे, डेंसिटी आपके पास गिवन होगी, मास फ्लो रेट गिवन होगा, यहां से क्या निकल के आ जाएगा? नेट एरिया। इस नेट एरिया को यहां पे रख दोगे, पूरा फंक्शन क्रॉस सेक्शनल एरिया के टर्म में आ जाएगा, और क्रॉस सेक्शनल एरिया को तुम लिख देना π/4 इंटू डी स्क्वायर, और डी कौन सा आ जाएगा? कॉलम का। तो यहां से तुम्हारा कॉलम का डायामीटर निकल के आ जाएगा, यहां से तुम्हारा कॉलम का डायामीटर निकल के आ जाएगा, ग्रेट पायल, ग्रेट पायल। यहां से तुम्हारा कॉलम का डायामीटर निकल के आ जाएगा। बस इतना कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, इस कॉन्सेप्ट को याद रखना है, दैट्स इट। तो आपने देखे लेक्चर, आप लोग एंजॉय कर रहे हो सारी चीजों को प्रॉपर तरीके से, ठीक है, और रेगुलर रहना है। जिस तरीके से आप लोग बेटा इस टाइम दिखा रहे हो, इसी तरीके से आप लोगों को रेगुलरिटी मेंटेन करनी है, और प्रॉपर तरीके से आपको सारी चीजें मिलने वाली हैं, आप लोग फील भी कर पा रहे होगे, राइट। नाउ बेटा कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो मैं आप लोगों को दे देता हूं 1 मिनट के अंदर। बात क्या है कि जो भी स्टूडेंट अनअकैडमी का क्रैश कोर्स बेटा फॉलो करना चाहते हैं, तो अनअकैडमी पे आप लोगों को लगता है कि सारे एजुकेटर्स का मेरे को क्रैश कोर्स जल्दी से कंप्लीट करना है, तो अनअकैडमी आप लोगों को बेटा 5999 में एक कोर्स आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है 3+1 मंथ्स का, यानी कि 3 महीने का बेटा ये कोर्स है, जहां पे 1 महीने का आपको एक्सटेंशन भी मिल रहा है, यानी कि ओवरऑल मैं बात करूंगा तो 4 महीने का कोर्स आपको 5999 में आप लोगों को मिल जाएगा। तो जिन भी स्टूडेंटों को शॉर्ट टाइम के लिए ज्वाइन करना है, वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसको बेटा डिस्काउंट लेने के लिए, तो बेटा डिस्काउंट कोड होगा आपका MR100, ठीक है, इस रेफरल कोड को आप यूज करके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। यस, जिस स्टूडेंट का टारगेट लंबा है, टारगेट बड़ा है, उनको लगता है कि मेरे को सर 2026 अटेम्प्ट करना है, तो 26 के लिए बेटा हम लोगों का सिकर बैच लॉन्च हो चुका है। 26 के लिए हम लोगों का सिकर बैच लॉन्च हो चुका है। तो जिस भी स्टूडेंट को ज्वाइन करना है, उसके लिए बेटा अभी 15 मंथ का ऑफर आपके पास अवेलेबल है 14,999 में, ठीक है। डिस्काउंट कोड रहेगा MR100, ठीक है, दिस इज द डिस्काउंट कोड। आप 14,999 में बेटा आप लोग कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 15 महीने का। जिस भी स्टूडेंटों को 26 का टारगेट है, जो बच्चे 26 में स्टार्ट करना चाहते हैं, वो लोग बेटा सिकर बैच को स्टार्ट करेंगे, और यहां से प्रॉपर तरीके से सारी चीजें करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपको क्या काम करना है, जैसे ही बेटा आप लोग किसी भी कोर्स में एनरोल करना चाहते हो, तो एक गाइडेंस की आपके लिए नीड होती है, तो एक गाइडेंस के साथ आप लोगों को कंटिन्यू करना है। तो आपको काम क्या करना है, यहाँ पे बेटा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक दिया गया है, इसको आप लोग ज्वाइन कर लेना, मेरे से एक बार बात कर लेना, अपनी स्ट्रेटेजी पूछ लेना, अपना प्लान पूछ लेना कि कौन से सब्जेक्ट के साथ मेरे को स्ट्रॉन्ग, कौन से सब्जेक्ट के साथ मेरे को स्टार्ट करना है। मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हूं, मैं जॉब के साथ हूं, मैं एमटेक कर रहा हूं, राइट। तो आपका बेटा हर स्टूडेंट का प्लान अलग अलग होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान पर बात कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को बेटा सारी चीजें मिलने वाली हैं। जैसे ही आप लोग रेफरल कोड यूज करेंगे MR100, सारे फीचर्स आप लोगों के लिए एक्टिव हो जाएंगे। 1-to-1 गाइडेंस बाय मी आप लोगों को प्रोवाइड होगा, राइट। जहां पे टॉप स्कोरिंग क्वालिटी जो सब्जेक्ट होते हैं, वो मैं आप लोगों को 2026 के लिए पढ़ाने वाला हूं। MTU, HTO, IPC, थर्मो इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स ये कवर होंगी आप लोगों की। आप लोगों को एक एक्सक्लूसिव डेडिकेटेड ग्रुप मिल जाएगा, PYQs और असाइनमेंट मिल जाएंगे, और भी सारी चीजें आप लोगों को बेटा यहाँ पे PSU में कैसे जाएंगे उसके लिए इंटरव्यू सीरीजेस, ओके, एमटेक करने जाएंगे उसके लिए आप लोगों को बेटा काउंसलिंग सेशंस मेरे थ्रू सारी चीजें आपको मिलेंगी। बस आपको अपने एंड से क्या काम करना होगा, ड्यूरिंग द ज्वाइनिंग द प्लस और आइकॉनिक कोर्स, बेटा इस रेफरल कोड के साथ आप लोगों को आना है, मेरे से एक बार बात कर लेंगे, यहां पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, और भी सारी चीजें आप लोगों के लिए एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू ऑल ऑफ यू।